कास्ट जो वर्ड है वो कास्टा जो पोर्टुगीज वर्ड है उससे आया है। हमारे यहाँ जो टर्म्स यूज होते थे वो वर्ण और जाति। जी। कास्ट का जो स्वरूप, जो फॉर्म हम आज देख रहे हैं, इसमें कॉलोनियल अथॉरिटीज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर वो नहीं आए होते तो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ जो कास्ट है वो नहीं होता। कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे उनकी एक अपनी एंगर भी थी, फ्रस्ट्रेशन भी था कि इस समाज के एलीट को हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो 100 में 80 वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, तो हमें सीट भले मिल जाए, हम सत्ता में कभी नहीं आ पाए। अच्छा? उनसे मिलना राहुल गांधी से मिलने से ज्यादा कठिन है। हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सीन क्या है। आज हमारे साथ है सज्जन कुमार जी, हु इज़ अ पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड ऑथर ऑफ द न्यू बुक माया मोदी एंड आज़ाद, जो कि हापर कॉलिन्स ने पब्लिश करी है। सो आप सब जाके बुक को ख़रीदें, पढ़ें, बहुत अच्छी बुक है और इंटरेस्टिंग बुक है। और आज इसी के बारे में हम पॉडकास्ट करेंगे और बातें करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू। लास्ट टाइम आप आए थे तो हमने पॉलिटिकल कॉन्वर्जेसन करी थी ऑफ इंडियाज़ लेफ्ट एंड राइट। आज उससे थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। तो पहले तो आई वॉन्ट टू स्टार्ट ऑफ द पॉडकास्ट विद आस्किंग कि दलित वर्ड हम कितना ज़्यादा सुनते हैं इन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स एवरीवेयर, इन द न्यूज़ मीडिया एवरीवेयर, बट कैन यू डिफाइन दिस वर्ड कि मतलब what is the meaning of Dalit, true meaning of Dalit के क्या है उसका मतलब? देखिए, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। द टर्म दलित, शुड इट बी बाइलिंगुअल, हिंदी एंड इंग्लिश? चलेगा। या तो ये देखिए कि जो दलित टर्म है इसकी एक हिस्ट्री है जी, और उस हिस्ट्री के पीछे एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, एक रीजन का दूसरे रीजन से इंडिया में रीजनल जो फॉल्ट लाइंस हैं उनका कंटेस्टेशन है, उसके साथ इसकी आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी है। तो दलित जिन कम्युनिटी के लिए यूज़ किया जाता है, ट्रेडिशनली सोसाइटी में हम उन्हें अगर एक देखें तो अनटचेबल मानते हैं। जो अपने इंडियन सोसाइटी में एक प्रॉब्लम थी, खासकर हिंदुइज्म के विद इन, जिसको सब लोग रिड्रेस करने की, ख़त्म करने की कोशिश काफ़ी पहले से करते आ रहे हैं। उनके लिए कॉलोनियल टाइम में एक टर्म आया जिसको हमने कहा डिप्रेस्ड क्लासेस। ओके, डिप्रेस्ड क्लासेस, जो अंबेडकर का भी मूवमेंट है, सब कुछ है। उस समय देखेंगे तो जिन्हें इंडियन सोसाइटी में पास्ट में अनटचेबल माना गया था, उसकी तरह ट्रीट किया गया था। कॉलोनियल टाइम में जब मॉडर्न टाइम्स आता है, जब लॉ के विद इन आप उसको एक नाम देते हैं, तो आप उनको डिप्रेस्ड क्लासेस कहते हैं। डिप्रेस्ड जो दबा हुआ। जी, ओके। उसके बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है 60% जो है वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। okay. जो रिफॉर्म्स हो रहे थे, उसमें जो टर्म आता है वो शेड्यूल्ड कास्ट इन्हें कहा जाता है। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब। तो SC और ST का वो वहाँ से यूसेज काफ़ी ऑफिशियल कैटेगरी है। okay. तो ऑफिशियली अगर आप देखें, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें, लॉ के हिसाब से देखें, तो जो टर्म है जिन्हें हम पास्ट में अनटचेबल कहते थे, वो टर्म बेसिकली दलित नहीं है, वो शेड्यूल्ड कास्ट। ये ऑफिशियल है। पहले ये डिप्रेस्ड क्लासेस थे। ओके, लेकिन ये चीज ऑफिशियल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, लीगल है। लेकिन जो सार्वजनिक जिंदगी होती है, पब्लिक लाइफ होती है, वो केवल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चलता है। उसमें एक आइडियोलॉजी भी होती है, उसमें मूवमेंट्स होते हैं, उसमें अपने असर्शंस होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे अलग अलग दो आइडियोलॉजी के बीच में क्लैश हुआ। ये डिप्रेस्ड क्लासेस कह लें, शेड्यूल्ड कास्ट कह लें, या जो अनटचेबल्स थे। एक गांधी की विचारधारा थी कि इनका अपलिफ्टमेंट कैसे हो, और दूसरा डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा थी कि इनका अपलिफ्टमेंट कैसे हो। ओके।
तो गांधी ने कहा कि पॉलिटिकल जो लड़ाई है आज़ादी की, उसके साथ एक सोशल लड़ाई भी होनी चाहिए। और सोशल लड़ाई बेसिकली जो सोशल रिफॉर्म्स हैं, जो हिंदू कम्युनिटी और इंडियन सोसाइटी में रिफॉर्म्स होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये जो सबसे दबे हुए लोग हैं, जिनके साथ पास्ट में डिस्क्रिमिनेट हुआ है, उन्हें एक रेस्पेक्टेबल नाम से बुलाया ही ना जाए, उन्हें ट्रीट भी किया जाए और बराबरी हो। तो आप देखेंगे कि गांधी ने काफ़ी सैनिटेशन पे, जो आज के डेट में मोदी जी भी कर रहे हैं, सैनिटेशन पे बहुत जोर है। तो वो गांधीयन फिलॉसफी है कि भाई जो ये डिस्क्रिमिनेशन, ऊंच नीच की बात आई, वो इसलिए आई कि हमने जो लेबर है, परिश्रम है, उसको दो भागों में बांटा। एक वो जो मेंटल लेबर होता है, जो इंटेलेक्चुअल लेबर होता है, उसको आपने श्रेष्ठ कहा, और दूसरा जो मैनुअल लेबर होता है जी, उसको आपने कहा कि ये लोअर है। तो गांधी का आप देखेंगे आश्रम में उनका था कि सब लोग अपने टॉयलेट की सफाई खुद करें, ताकि ये कोलैप्स हो जाए। और उन्होंने जो टर्म दिया अनटचेबल्स के लिए, वो हरिजन दिया। हाँ जी। अब वो टर्म आज भी आप देखेंगे, आप चले जाएं तो काफी पॉपुलर है गाँवों में, खासकर हिंदी पट्टी में आप जाएं, बहुत यूज होता है। तो जो जिन्हें हम दलित कह रहे हैं, शेड्यूल्ड कास्ट कह रहे हैं, वो खुद के लिए भी करते हैं और बाकी लोग भी उसके लिए उसी नाम से देते हैं, चलता है। लेकिन उसके बाद एक डॉक्टर अंबेडकर के बाद महाराष्ट्र में एक बहुत ही एंग्री, असर्टिव और एग्रेसिव अंबेडकराइट पॉलिटिक्स शुरू हुई। दलित पैंथर्स थे और भी पार्टियां आई। उन्होंने कहा कि ये जो हरिजन शब्द है, ये बड़ा ही पैट्रोनाइजिंग शब्द है। पैट्रोनाइजिंग मतलब कोई अपने आप को श्रेष्ठ मान रहा है और वो कह रहा है कि हम तुम्हारा उत्थान करेंगे जी। उनका कहना था आप होते कौन है हमें बोलने वाले। और ये हरिजन शब्द जो है, ये हमारी सच्चाई को, दिस इज नॉट कैप्चरिंग आवर रियलिटी, एंड देयरफॉर दे सेड दैट टर्म शुड बी समथिंग दैट कैप्चर्स द सोशियो पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल रियलिटी ऑफ द कम्युनिटी। ये उनके हिसाब से, अंबेडकराइट कम्युनिटी के हिसाब से। तो उन्होंने कहा महाराष्ट्र में जो भाषा में जो शब्द दलित है, उसका मतलब भी वही है जो दबा हुआ है। लेकिन ये जो शब्द है, सुनने में, प्रयोग में इसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। तो चूंकि डॉक्टर अंबेडकर महाराष्ट्र से थे और खासकर उनकी जो महार कम्युनिटी थी, जो अंबेडकराइट्स थे जी, उन्होंने इस शब्द का प्रयोग काफी करना शुरू कर दिया। वहां से ये शब्द एकेडमिया में, मीडिया में और बाकी सिविल सोसाइटी में आया। और धीरे धीरे जो दलित शब्द है उसको रेस्पेक्टेबल माना जाने लगा, उसको ये माने जाने लगा कि ये जो अनटचेबल कम्युनिटी है उनके रियलिटीज को कैप्चर करती है। तो आप देखेंगे ऑफिशियल यूसेज में, पॉपुलर राइटिंग्स में दलित शब्द जो है वो ज्यादा पॉपुलर हुआ। एक और बात, तो ये तो हो गई महाराष्ट्र वर्सेज हिंदी पट्टी की कहानी, गांधी और अंबेडकर की कहानी, आजादी के पहले और उसके बाद की कहानी। लेकिन दलित शब्द केवल मराठी शब्द से नहीं आया है। अगर आप रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्र कवि थे, उनकी महाकाव्य रश्मि रथी को पढ़ें तो उसमें दलित शब्द, वो तो आज़ादी के पहले आया था, अर्ली 1940s में आया था। उसमें आप देखेंगे बार बार कर्ण के लिए, जो कर्ण के साथ अन्याय हुआ है, जो रश्मि रथी का मूल प्लॉट है, उसके लिए वो दलित शब्द का यूज करे। तो कहने का मतलब दलित शब्द पहले हिंदी भाषा में भी था, प्रयोग में भी था, लेकिन वो किसी एक समुदाय के लिए नहीं होता था। वो जो भी दबा हुआ है, जिसके साथ भी जो ड्यू है, जो अन्याय हुआ है, उनके लिए यूज होता था, उसके लिए यूज होता था। तो इस तरीके से शब्द की एक जर्नी रही है। और आज के डेट में चूंकि पॉपुलर एनालिसिस में दलित शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए हम लोग करते हैं। लेकिन लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली, ऑफिशियली जो टर्म है वो शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है, इससे पहले हम बुक के बारे में आगे बढ़े, बिकॉज हम इसकी बात करें तो मैं कास्ट सिस्टम की एक चीज़ जानना चाहूँगा। मेरे को डाउट है, ये सही है नहीं, आप अपनी एक्सपर्टीज़ दीजिएगा। ऐसा मैंने सुना था कि जो कास्ट सिस्टम है, मैंने अपने पॉडकास्ट पे भी ये डिस्कस करा हुआ है कि कोई भी इंसान उसके काम उसके काम से उसकी कास्ट होती थी। मतलब कि अगर एक ब्राह्मण है तो वो, या वो कोई शूद्र है, जैसे वो काम कर रहा है वैसे उसकी कास्ट है। अगर वो काम दूसरे करेगा तो उसकी कास्ट भी बदल जाएगी। क्या ये सच है या ये? देखिए, कास्ट के ओरिजिन को लेके बहुत सारे हिस्ट्री में रिसर्च हुए हैं। मतलब सॉरी, जैसे हमने नए पॉडकास्ट पे करा था कि पहले तो इंडियन वर्ड ही नहीं है, ये पोर्चुगीज़ वर्ड है, कास्टा से आया है ये वर्ड कास्ट। तो बहुत सारी क्वेश्चंस है कि ये, और कहते हैं कि गोरों ने, ब्रिटिशर्स ने आके इसको और ज़्यादा क्या कहते हैं,
डिवाइड एंड रूल करने के लिए इसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया, बट एक्चुअल में जो हमारे टेक्स्ट है उस पर मीनिंग इसका अलग है। तो आप मैं इस पे बहुत ही ब्रीफली आपको बताता हूँ। और क्या क्या थियरीज हैं कास्ट के ओरिजिन को लेके, उसको बहुत ब्रीफली समझा जा सकता है। सबसे पहली बात जो आपने सही कहा कि कास्ट जो वर्ड है वो कास्टा जो पोर्टुगीज वर्ड है उससे आया है। और कास्ट को अगर आप देखें तो आज के डेट में एक बुक आई है, वो यूएस में अमेरिकन ऑथर हैं, उनका भी कहना है कि अमेरिका में भी कास्ट है, जर्मनी में भी कास्ट थी, इंडिया में भी कास्ट है। तो वो कास्ट को ग्लोबल लेवल पे देख रहे हैं जी। इसके पीछे मूल तर्क क्या है? मूल तर्क यह है कि समाज में जो एक हायरार्की होती है जी, और उस हायरार्की के बेसिस पे जो फॉल्ट लाइंस होते हैं जी, उसको आप कहीं कास्ट के नाम से कह रहे हैं, कहीं पे आप उसको रेस और एथनिसिटी के नाम से, हालांकि इसमें अलग अलग रियलिटीज भी हैं, लेकिन मोटा मोटी आप देखें तो कास्ट जब पोर्टुगीज इंडिया में आए तो उनके लिए इंडिया में जो हायरार्की थी और जो डिवीजन था उसको उन्होंने अपने हिसाब से कास्ट का नाम दिया। ओके। लेकिन अगर आप उनके पहले कौन से टर्म्स थे, तो हमारे यहाँ जो टर्म्स यूज होते थे वो वर्ण और जाति। जी, वर्ण और जाति, बिल्कुल ठीक है। अब वर्ण और जाति का, मैं तो एंशिएंट हिस्ट्री का विद्वान नहीं हूं, लेकिन ऋग्वेद में जो श्लोक है उसके हिसाब से एक श्लोक है जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि मेरी माँ चूंकि सारे काम करती हैं इसलिए वो शूद्र हैं, मेरे पिता जो ज्ञान और इसकी बात करते हैं वो ब्राह्मण है। मैं बिल्कुल सटीक नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन उसका भाव है कि एक भाई मेरा क्षत्रिय है, ऑफ कोर्स, क्योंकि उनका सबका काम अलग है इस तरीके से। और इस तरीके से वो कह रहे हैं कि हमारे एक परिवार में ये सारे के सारे वर्ण हैं। ये ऋग्वेद के श्लोक है, ये ऑन रिकॉर्ड है, इसमें कोई बनावट वाली बात नहीं है। उसी तरीके से जाति का भी मतलब जो पुराने समय में माना जा रहा है वो ये है कि आपकी ऑक्यूपेशन से जी आपकी जाति हो रही है। हाँ जी। अब धीमे धीमे इसमें विसंगति आई, इसमें कोलैप्स आया कि ये हायरार्किकल हो गई, ठीक है, और उसके बाद हेरिडेटरी हो गई। लेकिन एक बात जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता और जिसे मैं भी मानता हूं कि कास्ट को जिस तरीके, ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों के आने से पहले या कॉलोनियल पावर के आने के पहले कास्ट नहीं थी या जिसको आप कास्ट कर रहे हैं वो सच्चाई नहीं थी, लेकिन कास्ट का जो स्वरूप, जो फॉर्म हम आज देख रहे हैं, इसमें कॉलोनियल अथॉरिटीज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर वो नहीं आए होते तो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ जो कास्ट है वो नहीं होता। और इसके ऊपर जो सबसे अच्छी बुक है अगर आप देखें तो निकोलस डर्क्स की है, जिसे कहते हैं कास्ट्स ऑफ माइंड, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि कैसे जब कॉलोनियल अथॉरिटीज पोर्टुगीज या ब्रिटिशर्स आए तो पहले सबसे ज़्यादा जिस विषय में, जिस सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट था वो हिस्ट्री था। लेकिन फिर 1857 का रिवोल्ट होता है जी। जब रिवोल्ट होता है तो उन्हें लगता है कि साहब हम इंडिया को समझ नहीं पाए, इतना बड़ा रिवोल्ट हुआ तो समझा जाए तो कैसे समझा जाए। तो उन्होंने कहा कि एंथ्रोपोलॉजी और एथनोग्राफी से समझो। तो सडनली एक एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट को फंडिंग ज्यादा मिलती है, हिस्ट्री पीछे चला जाता है। एंथ्रोपोलॉजी ये देखने लगता है आपकी जाति क्या है, आपका वर्ण क्या है। तो जो चीज फ्लूइड थी उसे वो सरकारी रिकॉर्ड में हमेशा के लिए फ्रीज कर देता है। अब आपकी जो आप किसी ब्राह्मण से पूछिए आपकी जाति क्या है, ब्राह्मण, वर्ण क्या है ब्राह्मण। कोई राजपूत बोलेगा जाति क्या है राजपूत, वर्ण क्या है राजपूत। लेकिन अगर आप कायस्थ से पूछे आपकी जाति क्या है तो वो कहेगा कि हम कायस्थ है। वर्ण क्या है, कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से सारा कंफ्यूजन हुआ, इस पे लिटिगेशंस होने लगे, जाति महासभाएं बनने लगी। अब सोचिए कोर्ट में पिटीशन जाने लगा ये सिद्ध करने के लिए कि हम क्षत्रिय हैं या शुद्ध हैं, शूद्र हैं। तो ये सारा का सारा, और उसी के आधार पे चूंकि मॉडर्न टाइम्स थी, पॉलिटिक्स शुरू होने लगी, तो कास्ट एसोसिएशंस, असर्शंस, और वही चीज हमारे इंडिया में आज़ादी के बाद भी हुई। तो बहुत तरीके से जिसे हम आप जाति कहते हैं वो पहले थी, लेकिन कास्ट और कास्ट पॉलिटिक्स जिस स्वरूप में आज आप देखते हैं वो कॉलोनियल टाइम में शुरू हुई। और एक और बात आप ये भी देखेंगे कि हिंदुस्तान में, और ये निकोलस डर्क्स के भी किताब में है, और ये और भी बहुत सारे जो कॉरेस्पॉन्डेंस आप देखेंगे 1857 के बाद जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स का जो इंडिया में थे और जो ब्रिटेन में थे हो रहा है, और उसमें जो क्रिश्चियन मिशनरीज का रोल है, उनकी एक फ्रस्ट्रेशन इंडिया में ये थी कि बाकी जगह तो उन्होंने समाज के एलीट को कन्वर्ट कर दिया। इंडिया में क्या हुआ कि समाज के एलीट उन्होंने माना, चूंकि वो टेक्स्ट के बेसिस पे, वो धर्मशास्त्रों के बेसिस पे समझने की कोशिश की है कौन श्रेष्ठ है, कौन
श्रेष्ठ नहीं है, उन्हें लगा कि यहाँ पे ब्राह्मण श्रेष्ठ है, तो चलो इन्हें बदलते हैं, ब्राह्मण परिवर्तित नहीं हुए। बिल्कुल। तो उस समय एक और एंगर आया कि भाई इस समाज में कोई एक नायक है जो ब्राह्मण है, जिसके कारण कन्वर्जन नहीं हो रहा है। तो इसमें कोई दुविधा नहीं है कि इस तर्क में कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे उनकी एक अपनी एंगर भी थी, फ्रस्ट्रेशन भी था कि इस समाज के एलीट को हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। एलीट थे या नहीं थे ब्राह्मण, ये बात की बात है, उन्हें लगा कि ये एलीट थे, कि वो धर्म शास्त्रों से रिलीजियस टेक्स्ट के थ्रू ये समझ, वो वास्तविक सच्चाई क्या है उसको वो नहीं देख रहे थे कि जब, और इस कारण से आप देखेंगे उसके बाद से कास्ट पे बहुत सारे कॉलोनियल काम होने शुरू हुए, थियरीज आई, उसके बेसिस पे बहुत सारे कॉलोनियल टाइम में कांग्रेस और गांधीयन मूवमेंट के अगेंस्ट में डॉक्टर अंबेडकर हो गए, फूले हो गए, इनके थियरीज आए। और आज़ादी के बाद आप देखेंगे जो अंबेडकराइट फिलॉसफी है उसने उसी कॉलोनियल थियरी को आगे बढ़ाया है। और इस तरीके से कास्ट जिस स्वरूप में आज हम देख रहे हैं और जिस तरीके से कास्ट पे डिस्कोर्स चल रहा है, विमर्श चल रहा है, ये अंग्रेजों के और कॉलोनियल टाइम का मेजर कंट्रीब्यूशन जो हुआ है उससे प्रभावित है। जी, वेरी इंटरेस्टिंग। आगे हम बढ़ेंगे। आपने अपनी किताब की हम थोड़ी बात करेंगे जो आपने इसमें लिखा है। इसमें बेसिकली आपने जो शिफ्ट्स इन दलित पॉलिटिक्स है उसके बारे में बात करी है, फ्रॉम मायावती टू मोदी टू चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसमें आपने मायावती के टाइम पे लिखा एक स्ट्रैटेजी की आपने बात करी, सर्वजन स्ट्रैटेजी, यही कहते हैं ना उसको, बहुजन से सर्वजन, और जो वो एक अम्ब्रेला लाइक अप्रोच ट्राई कर रहे थे बनाने की। तो आप थोड़ा वो क्रिएशन ऑफ मायावती और काशीराम के बारे में अगर थोड़ा बताएं कि ये क्या थी और ये स्ट्रैटेजी क्या थी बेसिकली। देखिए, इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड है जी, कि आप देखेंगे कि इंडिया में कोई भी पार्टी हो वो हमेशा चाहती है कि उसका एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उसके इलेक्टोरल इन्फ्लुएंस में भी बदले, है ना, कि वो चुनाव भी जीते हैं, क्योंकि उसके थ्रू आप स्टेट में पावर कैप्चर करते हैं और फिर पब्लिक पॉलिसी के थ्रू अपने हिसाब से चेंज करते हैं। तो हमेशा से कांग्रेस का जो गांधी ने एक फॉर्मूला दिया था अम्ब्रेला पार्टी का स्वरूप, कि जिसके अंदर सब सारे सेक्ट अलग-अलग तरीके की आइडियोलॉजी, कंजर्वेटिव भी है, प्रोग्रेसिव भी है, रूरल एरिया भी है, अर्बन जेंट्री भी है, लेबर भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, जो गांधीयन अम्ब्रेला स्ट्रेटजी। जी, जितनी पार्टीज को आप देखेंगे उन्होंने इसी तरह का, मोदी जी भी जब आए तो सबका साथ सबका विकास। तो आप देखेंगे कि स्वरूप वही है। उसी तरीके से जब 1980 तक जो दलितों के सबसे बड़े चेहरे थे वो डॉक्टर अंबेडकर नहीं थे, वो जगजीवन राम थे, डॉक्टर जगजीवन, जो कांग्रेसी और गांधीयन दलित स्वरूप के हिसाब से आगे बढ़ रहे थे। यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर थे नेहरू जी की कैबिनेट में। 1932 से सार्वजनिक जीवन शुरू किया गांधी के आशीर्वाद से, और 1932 से लेके 1986 तक उनका जो जीवन काल है उसमें कोई चुनाव नहीं हारे वो। 1984 में इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद की लहर में जब वाजपेयी से लेके आडवाणी सब चुनाव हार गए, वो कांग्रेस से अलग होने के बावजूद सासाराम से अपने चुनाव जीते थे। लेकिन होता क्या है, 1980 के दशक में पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी एक नए सिरे से आगे बढ़ती है। काशीराम पंजाब के रोपर, जो आज रूपनगर है, वहां के थे, पुणे में जॉब करते थे, और वहां से वो महाराष्ट्र के अंबेडकराइट पॉलिटिक्स में उनका सोशलाइजेशन हुआ। काशीराम पंजाब से थे? जी, वो पंजाब के रूपनगर, रोपर जिले ओके दलित थे, और वहां से वो पुणे गए जॉब करने। वहाँ से उन्होंने अपने बाकी जो फेलो अंबेडकराइट थे, चूँकि वहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर के जो अनुयायी थे, उनके संपर्क में आए, और उन्होंने सोचा कि इस एक्सपेरिमेंट को मैं पंजाब में इम्प्लीमेंट करूँगा, पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट को। वो क्या थी? गांधीयन दलित डिस्कोर्स जो जगजीवन राम लेके चल रहे थे वो ये थी कि दलित का उत्थान समाज के सारे वर्गों के उत्थान में निहित है। Therefore, there cannot be a Dalit versus नॉन-दलित पॉलिटिक्स। मतलब वो इंटीग्रेटेड पॉलिटिक्स कि सब साथ उठेंगे तब दलित भी उन्हीं के साथ उठेंगे। डॉक्टर अंबेडकर का भी वही था, लेकिन जो डॉक्टर अंबेडकर के बाद जो अंबेडकराइट्स आए उन्होंने इसको दलित वर्सेस नॉन दलित की पॉलिटिक्स बनाई। उनका एक एंगर था, वो मिडिल क्लास थे, वो यंग थे अपने समय के, तो उस समय का आक्रोश भी था। डॉक्टर काशीराम जो है
मान्यवर काशीराम, वो यहाँ पे गांधीयन दलित पॉलिटिक्स के विरोध में एक नया टेम्पलेट या नया दलित मॉडल लाना चाह रहे हैं। अब पंजाब में दलित परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा है, तो उन्होंने पहली जो कोशिश बीएसपी की या दलित पॉलिटिक्स की पंजाब में की, वो फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि वहां का दलित जो है धार्मिक आधार पे बटा हुआ है। सिख दलित जो है मजहबी दलित है, और वो ज्यादातर गांवों में है, और जो हिंदू दलित हैं वो शहरों में है, दुआबा में, जलंधर, कपूरथला वगैरह में है। अब उनका आपसी तालमेल हो नहीं पाया राजनीतिक। तो डॉक्टर अम्बेडकर काशीराम को लगा कि अब पंजाब में ये चावल पक नहीं पाएगा। फिर उनका ध्यान गया दूसरा राज्य जहां पे दलित परसेंटेज आबादी ज्यादा है, वो था उत्तर प्रदेश। 22% की आबादी है आज के डेट में। तो वहां पे उन्होंने लेट 70s से पहले उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को इकट्ठा किया, मिडिल क्लास। चूंकि आरक्षण जो है, रिजर्वेशन, उसने क्या किया था, जो दलित हैं, शेड्यूल्ड कास्ट है, उसमें एक मिडिल क्लास क्रिएट कर दिया था जो सरकारी। तो सबसे पहले उन्होंने उनकी एक यूनियन बनाई, बामसेफ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाया अर्ली 80s में, DS4, और 1984 में उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम उन्होंने दिया बहुजन समाज पार्टी। अब बहुजन की पॉलिटिक्स क्या है? देखिए 1871 में 1871 में जो हमने कहा कि हिस्ट्री पीछे चला गया, एंथ्रोपोलॉजी आगे आ गया। आप हर किसी की जाति, उसका जो वर्ण, ग्रोथ, सारी उसका फिजिकल फीचर, नाक चौड़ी है, नाक पतली है, चीन से लेकर ठुड्डी तक, फोरहेड तक कितना रंग क्या है, कितनी हाइट है, ये पूरा का पूरा मैपिंग पूरे वर्ल्ड में ये कर रहे थे। इंडिया में ही नहीं, अफ्रीका में भी कर रहे थे, और तमाम एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में कर रहे थे। अब उस टाइम में उन्होंने क्या किया कि 1871 में और 1881 में जब सेंसस, जो जनगणना शुरू होती है, वो बेसिकली एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सरसाइज, तो उसमें सडनली नंबर्स आने शुरू हुए। किस रिलीजन का कितना नंबर है, किस कास्ट का कितना नंबर है। अब आप देखिए 1857 तक, 1857 तक जो रिवोल्ट होता है, उसमें बहादुर शाह जफर को एक सिंबॉलिक हेड बना दिया जाता है। हालांकि रिवोल्ट में ज़्यादा जो पेशवा हैं, मराठा हैं, या बाकी जो छोटे मोटे रजवाड़े हैं, जमींदार हैं, वो शामिल हैं, लेकिन नोशनली उन्होंने कहा कि ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ, फिरंगी के खिलाफ लड़ाई है। तो जो मुगल, लास्ट मुगल जो किंग थे बहादुर शाह जफर, उनको बनाया गया। तो 1857 से 1871 में कितना साल का फर्क है? 14 साल। अब देखिए 1857 तक एक जो मुस्लिम है उसको लग रहा है कि वो तो रूलिंग क्लास से आता है, उसकी अपनी साइकोलॉजी, चूंकि वो तो गिन नहीं रहा है कि हमारा परसेंटेज कितना है, चूंकि आज तक कभी ऐसा एक्सरसाइज हुआ ही नहीं था। 1871 में क्या होता है कि सडनली आप आंकड़े देना शुरू करते हैं, तो उसे लगता है अरे मैं तो माइनॉरिटी हूं। तो आप देखें लोगों के सेल्फ परसेप्शन को आप कैसे अफेक्ट करते हैं, स्टेट कैसे अफेक्ट करते हैं। ये तो साइकोलॉजी है पूरी की पूरी। और ये क्यों अफेक्ट हो रहा है? क्योंकि आप एक नई पॉलिटिक्स की शुरुआत करते हैं। यू आर लेइंग द फाउंडेशन ऑफ अ न्यू वेव ऑफ पॉलिटिक्स, एंड दैट इज पॉलिटिक्स ऑफ नंबर्स। किसकी संख्या कितनी है। अभी जैसे कर्नाटका में हुआ लिंगायत 17% है, ये इतने परसेंट है, वो किसको देंगे, ये किसको देंगे, इसकी जड़ वहां से आती है 1871 के सेंसस से। जो खुद को रूलिंग क्लास का हिस्सा मानता था, उसे सडनली इनसिक्योरिटी हो रही है कि मैं माइनॉरिटी हूं, और 20 साल के अंदर में मुस्लिम लीग बन जाती है। आप देखें मुस्लिम लीग, बिल्कुल, और उसका हिसाब होता है कि आपका पाकिस्तान बनता है। पॉलिटिक्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। अब बहुजन भी वही पॉलिटिक्स ऑफ नंबर है, लेकिन ये आजादी के बाद है। और इसकी शुरुआत लोहिया ने कर दी थी, राम मनोहर लोहिया ने, जो सोशलिस्ट थे। उनका कहना था कि कांग्रेस सिस्टम ब्राह्मणिकल है, क्योंकि ज्यादा जो बड़े नेता हैं वो समाज के एलिट से आते हैं। ब्राह्मणिकल में केवल ब्राह्मण नहीं, एलिट। तो सोशलिस्ट में उन्होंने कहा था कि सोशलिस्ट ने बांधी गांठ पिछड़े, जो आज के डेट में ओबीसी हैं, पावे 100 में 60, तो वो 60 तक ही रुक गए थे। दलितों को शामिल नहीं किया था उसमें। एक मोटा मोटी था कि जो जिन्हें आप ओबीसी या शूद्र या बैकवर्ड कास्ट मानते हैं, वो लगभग 60% है। काशीराम उसके भी आगे जाते हैं। वो इसमें माइनॉरिटी, जिसमें प्रीडोमिनेंटली वो मुस्लिम्स को मान रहे हैं, चूंकि यूपी का मसला है। उसके बाद दलित, उसके बाद बाकी पिछड़े, सबको जोड़ते हैं और कहते हैं कि 80% है, तो 100 में 80 वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। तो बहुजन का मतलब है, बहु मतलब जो मेजॉरिटी, ओके, और उसकी रूल हो, ऐसी मतलब पॉलिटिक्स हो। तो 84 में बहुजन समाज पार्टी बनती है।
ओके। अब बहुजन समाज पार्टी 90 के दशक आते आते क्या होता है, अर्ली 90s में, जब 91 में और अर्ली 90s में जब राम टेम्पल मूवमेंट चलता है, हिंदुत्व अपने उफान में है जी। अब हिंदुत्व क्या ब्राह्मणिकल है ये तो हम लोग बाद में देखेंगे। जी। जब मंडल के टाइम में राम मंदिर में मूवमेंट चल रहा है तो उसके नायक कौन कौन है, चाहे वो कल्याण सिंह हो, उमा भारती हो, विनय कटियार हो, या जो राम मंदिर का शिलान्यास में जो जिन्होंने शिलान्यास किया वो बिहार के दलित हों। तो ये सब चीज़ हम बाद में देखेंगे, लेकिन वो एक ऐसा दौर है जब आप देखेंगे कि बीजेपी को मेजॉरिटी मिलती है। बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद सरकार को डिसमिस किया जाता है, कल्याण सिंह की सरकार को हटाया जाता है, फिर चुनाव होते हैं और बहुजन के बेसिस पे, बहुजन एक्सपेरिमेंट के मॉडल के बेसिस पे बीएसपी जो कांशीराम की पार्टी है और मायावती उसका फेस बन चुकी है तब तक। अच्छा, तब तक दलित नेत्री जी बन चुकी थी। कांशीराम पंजाब से थे, उनको यूपी में एक पॉपुलर फेस की तलाश थी। पॉपुलर फेस तो नहीं था, सारे पॉपुलर नेता तो कांग्रेस में थे दलितों के। जगजीवन राम मर चुके थे, जगजीवन राम को एबेंडन कांग्रेस ने पहले ही कर दिया था, और जो बची खुशी ये थी उसको कांशीराम ने उन्हें चमचा वगैरह करके खत्म कर दिया। उन्होंने एक किताब लाई एज ऑफ चमचास। लेकिन 90 के दशक में क्या होता है कि कांशीराम और मुलायम सिंह जो अपनी नई पार्टी बनाए थे, समाजवादी पार्टी, वो जनता दल से अलग होके, तो ओबीसी और दलित का एक यूनिटी का एक्सपेरिमेंट होता, बहुजन। और मुस्लिम्स भी बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद उनका कांग्रेस से फेथ कम हो जाता है। बिहार में भागलपुर का राइट्स हो रहा है तो मुस्लिम्स भी उधर जो जनता दल है, जो बाद में राष्ट्रीय जनता दल बना लालू यादव जी का, और इधर मुलायम सिंह यादव के साथ आ जाते हैं। तो एक बहुजन बन गया, सरकार भी बन गई। नहीं तो ये सरकार उस टाइम किसकी बनी थी कल्याण सिंह के बाद? ये बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, लेकिन मेजॉरिटी नहीं मिली। और लेकिन जो अच्छा, तो इन्होंने साथ में बैठ के सपोर्ट करा, मुलायम सिंह मिलके उन्होंने मेजॉरिटी ले ली। और उसमें एक स्लोगन मिला, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये उस समय का एक स्लोगन था, भारत स्लोगन्स का देश रहा है। तो ये था। और तब सीएम मुलायम सिंह बने थे? सीएम मुलायम सिंह बने, और ये तय हुआ कि 2-2 साल में, जैसे अभी कर्नाटका में तय हुआ। अच्छा, 2 साल सिद्धारमैया है, फिर शिवगौड़ा बनेंगे, इस तरीके से। उसी यहाँ पे क्या हुआ कि 2 साल मुलायम रहेंगे और उसके बाद मायावती। बट आप जानते हैं सत्ता में एक बार आने के बाद मुलायम सिंह ने देखा कि अब कुर्सी क्यों छोड़ी जाए, तो उन्होंने बीएसपी के विधायकों का डिफेक्शन करवाना शुरू किया। अब इससे जो इधर से काउंटर एफर्ट मायावती वगैरह ने चाहा कि भाई उन्हें वापस लाया जाए, तो आपको याद होगा एक गेस्ट हाउस स्कैंडल हुआ था, और उस पर हम नहीं जाएंगे वो क्या हुआ था। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये बहुजन का एक्सपेरिमेंट हवा में उड़ गया। हवा, जय श्री राम हवा में नहीं उड़े, हवा में बहुजन का एक्सपेरिमेंट उड़ गया। क्योंकि मायावती के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ, जिस तरह की घटना हुई, उससे ये दिख गया कि कागज पे और विचारधारा में ये बहुत आसान है एक कोलेशन करके काम कर लेना, एक मॉडल को बनाना। जमीनी सच्चाई उससे ज्यादा जटिल है और वो नहीं चला। तो इस तरीके से बहुजन समाजवादी पार्टी तो नाम तो रहा, लेकिन उसके बाद बीएसपी बीजेपी के साथ मिल जाती है, सरकार बनाती है, फिर उसके बाद ये इधर उधर मिल रहे हैं। तो कई बार होता है लेकिन कभी भी बन नहीं पाता है। अब 2002 में क्या होता है कि बीजेपी का इलेक्टोरल डिक्लाइन यूपी में शुरू होता है विधानसभा में। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार है उसकी हार होती है। बिल्कुल। उसके बाद लोकसभा में भी डिक्लाइन शुरू होता है। तो यूपी में ऐसा होता है कि फिर ये हुआ कि अब जो है रीजनल पार्टीज का टाइम आ गया, और उसमें बीजेपी के विरोध में जो लामबंदी हो रही थी उसकी कोई वजह नहीं बचती है। तो ये 2 पार्टी जो समाजवादी पार्टी हैं एक तरफ और दूसरी तरफ बहुजन समाजवादी पार्टी, ये फिर आपस में लड़ना शुरू करते हैं। और जब लड़ना शुरू करते हैं तो हर कोई चाह रहा है कि जो अम्ब्रेला पार्टी का फॉर्मूला है उसको अपनाया जाए। अब ये बहुजन और 60 और 80 इसका नहीं है, अब ये 100% के लिए। तो बीएसपी में सतीश मिश्रा आते हैं एडवाइजर के तौर पे, बाकी नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं और बहुत सारे लोग हैं। सबका ये मानना है कि भाई यूपी जैसे स्टेट में आप इस तरीके से डिवाइड करके अगर पिच करें, तिलक तराजू और तलवार, जूते मारो इनको 4, इस तरह की बातों से तो हमें सीट भले मिल जाए, हम सत्ता में कभी नहीं आ पाएंगे। तो फिर ये अपना ट्रैक बदलते हैं
और जिस पार्टी ने तिलक तराजू और तलवार के नारे दिए थे, वो पार्टी सर्वजन की ओर, सर्वजन, बहुजन नहीं, सर्वजन, सबका, सबका, वो वही पुराना गांधी का मॉडल है, अम्ब्रेला लाइक रेनबो कोalition कि सब इसमें है। अब सर्वजन का अब उसमें स्लोगन आता है ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, और ब्राह्मणों के सम्मान में बहन जी मैदान में, इस तरह की बहुत सारी स्लोगन्स जो हैं आती हैं। बट क्यों इस तरीके से ब्राह्मणों को कहा जा रहा है? एक, यूपी में ब्राह्मण जो है, जिसके विरोध में आपका बीएसपी बना था 80 के दशक में, ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद, वो 12% के करीब हैं। तो एक तो व्यवहारिक राजनीति में आप उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते, बिल्कुल, ठीक है। दूसरा, आपकी लड़ाई है समाजवादी पार्टी से, ठीक है। तो आप जो बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है उसको भी अपील कर रहे हैं कि भाई हमारी तरफ आ जाओ। बीजेपी का डिक्लाइन हो रहा है। तो इसका एक इनमें एक प्रैक्टिकल और बहुत ही आप कहेंगे कि बहुत ही विजडम सेंट्रिक और प्रैग्मेटिक अप्रोच इनका होता है, और वो काफ़ी पॉपुलर भी होता है। ब्राह्मणों का भी एक बड़ा वर्ग बीएसपी की तरफ आता है, बाकी इनके कोर वोट आते ही आते हैं। और धीरे धीरे 2007 में पहली बार 1985 के बाद, आफ्टर 1985, in 2007 in a state as big as UP, a party comes in full majority on its own. Okay. इनको 403 में 204 सीट आते हैं, और इस तरीके से सर्वजन का एक्सपेरिमेंट इनका सफल होता है। तो नाम तो बीएसपी का है, लेकिन आज भी आप देखें बीएसपी हार रही है, लेकिन ऑफिशियली जो इनका अप्रोच हर इलेक्शन में होता है वो सर्वजन के ही टेम्पलेट में होता है। तो बीएसपी वही है कि द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। तो 2007 से 2012 तक बीएसपी रहती है, फिर समाजवादी पार्टी आती है, और उसके बाद अब बीजेपी आती है। तो ये जो 2000, पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या रीज़न था कि 2012 में एक ही टर्म के बाद बीएसपी हट गई, और आज के समय में जो हम स्थिति देख रहे हैं बीएसपी की, जैसे आपने कहा कि नहीं उनकी अब कोई ज़्यादा पकड़ रही आज के टाइम पे अगर बात करें हम, उसका क्या रीज़न रहा? देखिए 2007 से 12 का जो टेन्योर है बहन जी का, मायावती का, जो हमने फील्ड वर्क भी किया, बहुत सारे ऐसे लीडर से मिले जो बीएसपी में हैं, सतीश मिश्रा से मिलना हुआ, और बहुत सारे ऐसे वाइल राइटिंग द बुक, वो भी आपका अच्छा एक्सपीरियंस हुआ होगा बहुत। इफ यू सी गो थ्रू द बुक, इट्स फुल ऑफ इंटरव्यूज ऑफ द प्लेयर्स, दोज हु आर स्टिल विद बीजेपी एंड मेनी हु यूज्ड टू बी प्रोमिनेंट फेसेस इन बीजेपी एंड बीएसपी, एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड देयर, दे हैव लेफ्ट बीएसपी एंड दे आर वेरी क्रिटिकल ऑफ the BSP. The book also talks about, we will come to that, about Azad and other things. So we have interviewed him, and we have interviewed Bhim Army and also the Dalit people in general. But 2007 से 12 की जो रूल है बीएसपी का, उसमें 2-3 कारण बताए जाते हैं जो उनकी हार का कारण बना। सबसे पहला तो जो बीएसपी के हैं लोग, जो आज के तारीख में बीएसपी में नहीं है, या जो हैं भी, वो ये बताते हैं कि 7 से 12 में आने के बाद बीएसपी, आप देखिए 1984 में पार्टी बनती है, लेकिन तब से इस पार्टी के 2 स्वरूप हैं। ये एक मूवमेंट भी है और ये एक पार्टी भी है, बिल्कुल, जो कि आप बीजेपी के भी 80s और 90s को देखेंगे, जी, उसके 2 फॉर्म है जी, मूवमेंट भी है, वो एक मूवमेंट के फॉर्म में भी समाज में, बिल्कुल, उसको केवल चुनाव जीतने तक अपने आप को उसने सीमित नहीं किया, और वो एक पार्टी भी है जो चुनाव के समय में गठजोड़ करता है, अलायंस करता है, कुछ मुद्दों को पीछे लाता है, कुछ पे एग्री करता है। तो मूवमेंट एंड पार्टी का स्वरूप होता। अब उसका फायदा क्या होता है? कोई भी पार्टी जब अपने डबल पिलर के साथ सोसाइटी में या पब्लिक लाइफ में रहती है तो वो काफी एक्टिव रहती है। उसके लीडर्स लोगों से केवल चुनाव के समय ही नहीं मिलते, वो अदरवाइज भी मिलते हैं, नॉर्मल पीरियड में भी मिलते हैं, और अलग अलग एजेंडे के साथ, एक्टिविटीज के साथ, प्रोग्राम्स के साथ। तो जब तक काशीराम थे, एंड ऐसा बीएसपी के इंटरनल लोगों का मानना है, कुछ ने ऑन रिकॉर्ड कहा है, कुछ ने ऑफ रिकॉर्ड कहा है, कुछ ने काफी खुल के कहा है कि 7 से 12 में आने के बाद मायावती इज विदाउट काशीराम। There are new advisors. काशीराम dies in I think 2005 वगैरह में, हो सकता है before coming to power. मायावती came to power. Okay. तो मायावती क्या होता है, सत्ता में आने के बाद कॉम्प्लेसेंट हो जाती है,
वो मूवमेंट वाले एस्पेक्ट को हटा देती वो होता है ना कि अब तो हम पावर का सत्ता में नशा, आ गए, पावर तो का शी बिकम्स लाइक टिपिकल कांग्रेसी, आई मीन काइंड ऑफ अ लीडर, आई मीन हु थिंक्स कि सोसाइटी ऑटोमेटिकली विल रिवॉर्ड। हालांकि उन्होंने काम किए कुछ कुछ जो बहुजन एजेंडा में थे, पॉलिटिक्स ऑफ सिंबोलिज्म में उन्होंने बहुत सारे स्टैच्यूज बनवाए, अंबेडकर पार्क्स बनवाए, काशीराम पार्क्स बनाए, कॉलोनीज बनवाए, बट वो उनके अगेंस्ट में गया, क्योंकि उस टाइम में करप्शन पूरे इंडिया में आप देखेंगे। एग्जैक्टली मायावती का जो टाइम है टेन्योर 2007 से 12, खासकर जो अंतिम 2-3 साल पीक करप्ट है, वो एंटी करप्शन डिस्कोर्स इंडिया में पैदा हो रहा है। कहीं पे अन्ना हजारे का मूवमेंट आ रहा है, बाबा रामदेव भी ब्लैक मनी की बात कर रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, बहुत सारे सिविल सोसाइटी एनजीओ उस पे हैं, कॉर्पोरेट में जो यंग कॉर्पोरेट जो प्रोफेशनल्स हैं, जो अर्बन मेट्रोपॉलिटन है, वो भी इस चीज को पॉलिटिक्स में अ न्यू काइंड ऑफ पॉलिटिक्स जिसको मान रहे हैं। ऐसे टाइम में बीएसपी गुंडागर्दी और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तो उसने यूपी में अच्छे काम किए, बिल्कुल कंट्रोल किया, बिल्कुल कंपेयर टू समाजवादी पार्टी, बट उसमें करप्शन सेंट्रलाइज्ड हो गया, ऐसा ऑन रिकॉर्ड भी आया और बहुत लोगों ने जी, ये तो हमने देखा भी, मतलब हाँ। तो एक तो ये रहा कि करप्शन बढ़ती गई और लोगों ने कहा कि बहन जी ने सारे पैसे पत्थर में लगवा दिए, जो फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। बट ऐसा कहा जाता है जैसे उन्होंने वो पूरा पार्क बनाया, कहते हैं कि यहाँ पे हाथी हाथी लगा दिए, कितना पैसा खर्च कर दिया इस पार्क में। नहीं बिल्कुल, और अपने लिए बनाया ये पार्क उन्होंने। हमें याद है 2012 में जब हमने फील्ड वर्क किया था इलेक्शन के बाद भी, पहले भी, तो एक बीएसपी के समर्थक थे चाय के दुकान पे, उन्होंने कहा कि मैंने वोट इसलिए नहीं दिया क्योंकि बहन जी ने लखनऊ का तापमान 2 डिग्री बढ़ा दिया। तो हमने कहा 2 डिग्री बढ़ा दिया, तो कहा पेड़ कटवा के जब पत्थर बनवाओगे उनके कहने का एक बड़ा ही वो सैटेरिकल वे था कि तो तापमान बढ़ ही जाएगा, तो लखनऊ का तापमान 2 डिग्री बढ़ गया, पॉलिटिकल हीट भी बढ़ गई थी, वो भी इशारा था। लेकिन कहने का मतलब है कि एक फेलियर ये रही कि वो ऐसा टाइम था जिसमें करप्शन पे काफ़ी ज़्यादा ये था। दूसरा ये है कि बहन जी उस समय जो दलित समाज जी, जो कोई दलित समाज एक जाति से तो बना नहीं, अब बात यहीं आ जाती है, आपने बहुजन दलित ये टर्म तो यूज कर दिया, लेकिन जैसे आप दलित कह रहे हैं, यूपी में 66 कास्ट्स हैं, 66 जाति है। अब वहां पे क्या है कि सारी सुनवाई केवल एक दलित कास्ट की हो रही है, हालांकि आप संख्या में लगभग 11% है जिन्हें आप जाटव या चमार ओके, लेकिन मायावती कम जो गैर चमार जो दलित है, वो पासी है, वो वाल्मीकि है, वो खटिक है, वो धोबी है, और बाकी तो छोटी छोटी बहुत कम। उन्हें क्या दिख रहा है कि साहब बात तो दलित समाज की हुई, लेकिन एक जाति को फायदा हो रहा है। जी ठीक है। काशीराम आवासीय कॉलोनी में आवंटन किसको मिल रहा है? जाटुओं को, चमारों को। पुलिस थाने में सुनवाई किसकी ज्यादा है? उनको। पोस्ट चेयरमैनशिप या बाकी सब किसको मिल रहा है? अपनी जाति को। तो बहन जी की इमेज जो गैर जाटव गैर चमार जाति है, उसमें दलित नेत्री की इमेज नहीं रही, उनकी इमेज बन गई अपने जाति के चमार जाटव, वो खुद जाटव है, जाटव चमार सब कास्ट उसकी बन गई। तो दलितों का भी एक बड़ा वर्ग जो कि ऑन रिकॉर्ड भी है, वो भी इनसे चिढ़ गया। दूसरा क्या हुआ कि उस समय चूंकि यूपी जैसे स्टेट में काफी ज्यादा वो कास्ट कंटेस्टेशंस होते रहे हैं, तो SC/ST एक्ट का काफी ज्यादा स्टैटिस्टिकल यूज हुआ। ठीक है, मतलब यूज हुआ उस स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से। तो ये धारणा बन गई कि जो SC/ST एक्ट है, जिसे पॉपुलरली हरिजन एक्ट भी कहते हैं, उसका दुरुपयोग होता है। ये मुसलमानों ने भी अपने रिकॉर्ड में, हमारी फील्ड वर्क उस समय की हुई थी, कहा था, जिसे हमने बुक में भी जिक्र किया है। OBC भी का एक बड़ा वर्ग ये कह रहा था कि साहब इसका दुरुपयोग हो रहा है, और अपर कास्ट कह ही रहे थे। तो इस तरीके से हुआ क्या कि मायावती की स्थिति वो हो गई जो सोवियत यूनियन के समय में गोरबाचेव की हुई थी, जब उन्होंने थोड़ी रिफॉर्म करने की कोशिश की। तो जिनको रिफॉर्म चाहिए था वो कहें कि ये साहब आप तो दिखावा कर रहे हैं, वास्तविकता में वही का वही है। और जो अगेंस्ट में, उन्हें लगा कि ये तो सब चेंज ही हो गया, सब तो कुछ जो दलित थे उन्हें लगा कि भाई ये तो दलित का इन्होंने साथ नहीं दिया, ये तो सर्वजन में ब्राह्मणों का खुशामद कर रही हैं। और जो बाकी गैर दलित जातियां थी, उन्हें ये लगा कि यहाँ पे हरिजन एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। और एक ये धारणा बन गई कि करप्शन का बोलबाला है, ठीक है, जिसमें थोड़ी वास्तविकता भी थी। और सबसे ज्यादा जो डैमेज किया, अंतिम कारण वो ये था कि मायावती का जो मूवमेंट वाला, जो मायावती गलियों में, सड़कों पे
घर घर पे Ground politics. जाती थी, 90 की जो मायावती थी वो स्वरूप उनका खत्म हुआ और वो आज भी है। मायावती इज इनएक्सेसिबल। अच्छा? उनसे मिलना राहुल गांधी से मिलने से ज्यादा कठिन है। अच्छा, आप उनसे अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते। ये भी आपको अभी ग्राउंड वर्क पे ही पता लगा? बिल्कुल, ये आपको बीएसपी के किसी भी लोगों से मिले जो उनसे छोड़ के चले गए हैं, सब ये कारण आपको बताएंगे। तो इन तमाम कारणों के एक साथ आ जाने के कारण, चूंकि बीजेपी उस समय कमजोर हो रही थी लोगों के धारणा में, तो समाजवादी पार्टी डिफॉल्ट बेनिफिशियरी रही और 2012 में फिर से एक पार्टी पूर्ण बहुमत से आती है। 403 में बीएसपी को 204 सीट मिले थे, समाजवादी पार्टी को 403 में 224 सीट मिलते हैं और वो पूर्ण बहुमत से सत्ता में आते हैं। तो समाजवादी पार्टी के भी फिर 5 साल निकल जाते। फिर हम आगे बीजेपी पे आते हैं, जिसकी आपने बात करी कि वो जिस तरीके से पावर में आए 2017 में, मतलब उसको एक वेव भी बोल देंगे, पूरे इंडिया में मोदी जी भी हो रहा था, यूपी में योगी हो रहा था, जो भी कहते हैं डबल इंजन की सरकार, और बहुत सारे टर्म्स बोले जाते हैं। बट एक ऐसा स्टेट जहाँ पे जैसे आपने कहा 22% आर दलित्स, एंड बीजेपी को जैसे एक ब्राह्मणिकल पार्टी, जो भी ब्राह्मण बनिया की पार्टी बोली जाती है, वहाँ पे इतनी भारी मेजॉरिटी के साथ आना, अलग अलग वोट बैंक से वोट लेके आना, उसका क्या रीज़न था 2017 में बीजेपी का? देखिए, एक एंड इसमें हिंदुत्व का कितना बड़ा रोल है, या हिंदू पॉलिटिक्स बोल लो, एनीथिंग यू कैन कॉल इट। देखिए, ये सारी की सारी जो राजनीति है पोस्ट 1990s और अर्ली 2000 से शुरू हो रही है। अब होता क्या है कि बीएसपी, समाजवादी पार्टी, अंबेडकर, लोहिया, इस तमाम तरह के जो डिस्कोर्स, खासकर जो हिंदी हार्टलैंड में चल रहे हैं, ये 1990 से एक नई राजनीति की, पोस्ट कांग्रेस पॉलिटिक्स की शुरुआत है ना, जो 89 तक एक पार्टी सत्ता में है कंटिन्यूअसली, 77 वाली बात को छोड़ दे तो उसमें मंदिर और मंडल का झगड़ा चला था, उसी का तालमेल चल रहा है, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, बीजेपी। लेकिन एम मंदिर, एम मंडल के साथ एक और एम था जिसको लोग इग्नोर करते हैं, वो ट्रिपल एम, वो था मार्केट। 1990 से मार्केट्स खुल गई, लिबरलाइजेशन, एलपीजी मार्केट, उसके इम्पैक्ट को लोगों ने ध्यान में नहीं रखा। उसको आप कभी बीजेपी से जोड़ दे रहे हैं, उसको ब्राह्मणिकल, ये वो सोशलिस्ट पॉलिटिक्स के, बट हो क्या रहा है? मार्केट पूरे 90 के दशक में और 2000 से धीरे धीरे आपको एक अवेयरनेस ये आ रहा है कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। आप चीजों को ऑब्जेक्टिवली देखना शुरू कर रहे हैं। सवाल यह है कि करप्शन तो हमेशा से होता आया है, ये 2010 के आसपास ही क्यों बना? पूरे दुनिया में जो अरब स्प्रिंग हुआ, जो मुस्लिम डिक्टेटर्स हैं उनके खिलाफ जो डेमोक्रेटिक अगेंस्ट हुए, हालांकि उसमें से ज्यादातर जो है मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ भी बाद में चले गए, लेकिन जो एक आया वो क्यों आया? इसी 2008, 9, 10 के आसपास। चूंकि पूरी आप देखेंगे, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे साउथ एशिया हो, चाहे बाकी कंट्रीज हो, एक पॉलिटिक्स ऑफ एस्पिरेशन शुरू, वो कास्ट, क्लास, रीजन, लैंग्वेज, सबके साथ पैरेलल में आ रहा है। हाँ। पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी है, आप दलित हैं, आप पिछड़े हैं, आप सवर्ण हैं, आप माइनॉरिटी हैं, आप साउथ इंडियन हैं, नॉर्थ इंडियन हैं, नॉर्थ ईस्ट से है, ये सब चल रहा है, बट पैसा इनसे सबसे लेकिन एक पॉलिटिक्स ऑफ एस्पिरेशन भी आ रहा है, वो मेन स्ट्रीमिंग हो रही है। अब कोई भी पार्टी उस पैमाने पे नापी जाएगी, अब केवल जाति, धर्म और विचारधारा से नहीं चलेगा। अब जो चीज हुई कि मायावती जब आती हैं तो दलितों को बहुत एस्पिरेशन था, बिल्कुल, कि ये दलितों का राम राज्य आ जाएगा या भीम राज्य आप कह रहे हैं, नहीं आया। एस्पिरेशन तो जग गया, फ्रस्ट्रेशन आया, वो समाजवादी पार्टी की तरफ गए। अब समाजवादी पार्टी का भी वही है कि आप बात तो सारे समाजवाद की कर रहे हैं, पिछड़े, दलित, माइनॉरिटी सबके कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक बड़ा हिस्सा जो पिछड़ों का है, बड़ा हिस्सा जो दलितों का है, वो ये देख रहा है कि साहब इसमें तो हमारी सुनवाई ही नहीं है। यादवों की पार्टी है, एक जाति और मुसलमानों की है, ये नेतृत्व उन्हीं को ज्यादा मिल रहा है। तो ऐसे समय में क्या होता है कि धीरे धीरे डिसइल्यूजनमेंट, और आप कहें तो ग्रैंड डिसइल्यूजनमेंट हो रहा है सोसाइटी के बड़े पिछड़े वर्ग की, बड़े दलितों की। अपर कास्ट तो पहले से कांग्रेस के बाद से वो तलाश ही रहे हैं, उन्हें लग रहा है बीजेपी हमारी पार्टी है, बट 12 तक उन्हें लग रहा था ये जीतने वाली स्थिति में नहीं है। अब 17 तक आते आते क्या होता है कि 14 में
मोदी जी का राइज हो चुका है और एक नई पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है। नई पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ आइडियोलॉजी, पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी, बट पॉलिटिक्स ऑफ एस्पिरेशन के खांचे में। एस्पिरेशन की पॉलिटिक्स बहुत ही मजबूती से आ रही है। अब 17 में जो चुनाव होता है उसमें क्या होता है कि आप देखें, उस समय हमने बहुत ही लगभग 4-5 महीने फील्ड वर्क किया था यूपी में चुनाव के वक्त। अब उस समय की समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश ये है, उनकी लैंग्वेज ये है कि मुसलमानों को ज्यादा प्रतिनिधित्व किसने दिया है, Who has represented and fielded more Muslims? हर रैली में मायावती ये कह रहे हैं कि हमने 100 मुसलमानों को टिकट दिया। तो साहब इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बहुजन में तो बहुजन का केक, उसका बेस अगर दलित है तो उसकी जो ऊपर की लेयरिंग थी वो ओबीसी की थी जी। और खासकर जो यादव हैं वो तो चलिए उन्हें समाजवादी पार्टी दिख रहा है अपनी पार्टी। जो गैर यादव, जो लगभग 32 से 36% के बीच में आते हैं, ऐसा उनका टोटल पॉपुलेशन माना जाता है, उनकी पार्टी कहाँ गई? अब लोगों को लग रहा है कि साहब बीएसपी और समाजवादी तो एक जाति और माइनॉरिटी की इसकी पार्टी रह गई है। तो आइडेंटिटी के हिसाब से भी आप लूज कर गए, बिल्कुल, क्योंकि आप ज्यादातर आइडेंटिटी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको या तो अपनी जाति या मुसलमानों की फिक्र है लोगों के नजरिए में, तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में यू लूज। उसके बाद जो आइडियोलॉजी की बात आती है, आइडियोलॉजी में आप समाजवाद की बात करते हैं वो दिख नहीं रहा है। आप अंबेडकर राइट या सर्वजन पॉलिटिक्स की बात करते हैं वो दिख नहीं रहा है। बीजेपी जब हिंदुत्व की बात कर रही है वो दिख रहा है कि अपर कास्ट भी है, गैर यादव पिछड़ा भी है और गैर जाटव चमार दलित भी है। दो तो आइडियोलॉजी में भी पिछड़ गए आइडेंटिटी के साथ। तीसरा एस्पिरेशन, वो मोदी जी के साथ आया था, बिल्कुल, उसमें तो आप हमेशा से पिछड़े हुए थे। तो ये आइडेंटिटी, आइडियोलॉजी और एस्पिरेशन, AII, एस्पिरेशन, आइडेंटिटी, आइडियोलॉजी, तीनों में रीजनल पार्टी जो है वो बीजेपी से पिछड़ जाती है। और इसका नतीजा ये होता है, योगी आदित्यनाथ फेस नहीं थे, इसलिए ये कहना कि योगी जी की वो बाद में अनाउंस करा, उनको श्रेय मिला है। 17 में अनाउंस नहीं हुआ था। 17 तो बिना किसी फेस के, मोदी के फेस, एंड मोदी का फेस जो है वो एस्पिरेशन भी दिखाता है, वो हिंदुत्व भी दिखाता है और वो एक लार्जर हिंदू आइडेंटिटी भी दिखाता है। विचारधारा, पहचान और आकांक्षा, तीनों की राजनीति में एक ऐसे स्टेट में जहां पे बीजेपी 2009 के चुनाव में केवल 10 लोकसभा का सीट जीती थी 80 में से। बिल्कुल। 2007 में बीजेपी का कुल विधायक का संख्या 50 के आसपास था, 1-2 आगे पीछे हो। मायावती के केवल ब्राह्मण कैंडिडेट बीएसपी के 2007 में उससे एक ज्यादा 51 थे। ये स्थिति बीजेपी की थी। वो बीजेपी बिना मुख्यमंत्री के चेहरे पे, मोदी के फेस पे 300 से ऊपर सीट लेके आती है, जीतती है। तो आइडेंटिटी, आइडियोलॉजी और एस्पिरेशन, तीनों के कॉम्बिनेशन पे बीजेपी पटकनी दे देती है रीजनल पार्टी जो समाजवादी है और बीएसपी। तो जो हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है, उस आपको लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है बीजेपी की वहाँ आने के लिए भी, कि उन्होंने जो एक अम्ब्रेला ही बना दिया हिंदुत्व के अंडर कि यहाँ पे हम जाति या ये सारी चीज़ें नहीं देखेंगे, हम सिर्फ एक हिंदू आइडेंटिटी देखेंगे, क्या ये है? नहीं, देखिए, या हिंदुत्व की आइडेंटिटी, यूपी में हिंदुत्व की जो विमर्श है, राजनीति से भी ज़्यादा जो डिस्कोर्स है हिंदुत्व का, वो तो पुराना है। वो तो आप देखें कि वो कांग्रेस में भी पुरुषोत्तम दास टंडन थे या गोविंद बल्लभ पंत थे, इन तमाम लोगों की एक झुकाव था, लेकिन वो उस तरीके से नहीं था जो उस समय हिंदू महासभा वगैरह का था। करपत्री महाराज थे, उनका राम राज्य परिषद था वहाँ पे, और जनसंघ की एक बहुत बड़ी भूमि थी। नानाजी देशमुख जो है, उनका वो कर्मस्थल था उत्तर प्रदेश। दीनदयाल उपाध्याय वहाँ से आते थे। तो हिंदुत्व वहाँ पे पहले से विद्यमान था और राजनीतिक गलियारों में भी ये उस तरह का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस उस समय एक हिमालय पहाड़ की तरह थी और उसको चटकनी देना बहुत मुश्किल था। लेकिन 90 के बाद भी आप देखें, जब हमने कहा, उस पर हम बाद में आएंगे अलग से जब हिंदुत्व की बात आएगी, उसमें भी आप देखें तो 90 के मूवमेंट में यूपी केंद्र रहा हिंदुत्व की राजनीति का। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो लोकमानस में, पॉपुलर परसेप्शन में बीजेपी की इमेज एक अपर कास्ट, ब्राह्मण, बनिया
एंड अपर कास्ट सेंट्रिक पार्टी की ही बनी हुई थी। मोदी जी के बाद आने के बाद वो छवि टूटी। छवि कोई संगठन ने नहीं तोड़ा, समाज के निचले जमीनी स्तर पे भी ये एक धारणा बनी कि ये पार्टी सबकी पार्टी है। वो क्यों बना? क्योंकि पहले आपको ज़्यादा उम्मीद, जो ज़्यादा पिछड़े थे और जो गैर यादव पिछड़े हो गए या गैर जाटव गैर चमार दलित हो गए, उनको पहला उम्मीद बीएसपी या समाजवादी पार्टी से है। 2012 तक आते आते जिस तरीके से चीज़ें बढ़ रही हैं, उसमें आजम खान एक अलग मुख्यमंत्री हैं, शिवपाल सिंह यादव अलग मुख्यमंत्री हैं, अखिलेश अलग हैं, पर्सनल एस्पिरेशन, हर किसी को ये लग रहा है कि साहब हमारा इसमें जगह कहाँ है। ठीक है, तो ये भी बीजेपी को इसका भी फायदा हुआ कि जिन लोगों को जिन्होंने पहला अपना विश्वास समाजवादी पार्टी और बीएसपी पे किया, वो उससे बिल्कुल डिसइल्यूजन हुए हैं, मोह भंग हुआ। फिर वो बीजेपी की तरफ गए। बीजेपी ने उसको एक रिस्पांस भी दिया। अब आप देखिए, मायावती हर रैली में 2017 में मुझे याद है ये कह रही हैं कि हमने 100 मुसलमानों को टिकट दिया है। उधर से अखिलेश कंपीट कर रहे हैं कि वो बड़े रहनुमा है। बीजेपी क्या कर रहे हैं? 403 सीट है। बीजेपी हर 2 विधानसभा, मतलब 202 विधानसभा के लिए पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं, और वो सारे गैर यादव पिछड़ों को कर रहे हैं। हमने कई सम्मेलन को अटेंड किया, वो वहां के लोकल लीडर हैं। तो आप देखिए, आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, बीजेपी पिछड़ों की बात कर रहे हैं, तो पिछड़ा आपके पास क्यों जाएगा? सही बात है। ठीक है, तो इस तरीके से 17 में क्या हुआ है कि हिंदुत्व तो पहले से थी, लेकिन 17 के बीजेपी के ने यूपी के एक्सपेरिमेंट, जो पोस्ट मोदी एक्सपेरिमेंट है, उसने बीजेपी के एक ब्राह्मणिकल छवि को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। और बीजेपी एक सबल्टर्न्स की पार्टी, पिछड़ों की, दलितों की पार्टी बन गई। हालांकि इसने फिर अंबेडकराइट पॉलिटिक्स की तरह अगरा वर्सेस पिछड़ा नहीं किया। पिछड़ों और पिछड़े लेड पार्टी तो बनी, दलित लेड पार्टी बनी, लेकिन इसने फिर वही चीज सबको लेके इसने अपर कास्ट जो है उनको भी साथ में लिया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो एक्सपेरिमेंट हुआ, और उसका आज भी असर दिखता है कि बीजेपी एक पावरफुल पार्टी है दोबारा सत्ता में, कारण ही यही है कि 17 में हिंदुत्व का एक्सपेरिमेंट बीजेपी को इसके ब्राह्मण बनिए वाले टैग से फ्री कर देता है और इसे एक पिछड़ों और दलितों की भी पार्टी के तौर पे स्वीकार्यता दिलाता है, जो आपने सबल्टन हिंदुत्व की, जो हमने सबल्टन हिंदुत्व के तौर पे कहा है। जी, तो आप सही कह रहे हो जो आपने बात बोली, एस्पिरेशन, आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी। बिकॉज अगर, क्योंकि मुस्लिम्स भी बहुत वोट देते हैं यूपी में, आई थिंक इस इलेक्शन में मुसलमानों ने भी वोट करा, तो आई थिंक उनको अगर अपनी आइडेंटिटी या आइडियोलॉजी नहीं मिली, उनको एस्पिरेशन मिल गई, तो सबको कुछ ना कुछ मिल गया उसी बीजेपी के पॉलिसीज और पॉलिटिक्स के अंदर। जी, गुजरात में भी देखें, मुस्लिमों का एक छोटा वर्ग बीजेपी को वोट करता आ रहा है। यूपी में ज़्यादा नहीं, लेकिन छोटा सा वर्ग जो है वो स्टैटिस्टिकल डेटा जो इलेक्शन एनालिसिस है CSDS वगैरह के, उसमें है, बीजेपी को भी मिल रहा है। हालांकि अभी भी ज़्यादातर वोट समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, लेकिन मुस्लिम पॉलिटिक्स एक अलग विषय है। जी, ऑफ कोर्स नहीं, बट जैसे बात करिए ना कि ऑफ कोर्स वोट, ऐसा नहीं बिल्कुल भी वोट नहीं, अगर उन्होंने एक भी कैंडिडेट भी खड़ा नहीं करा, फिर भी उन जगहों से चुन के जरूर आए। बिल्कुल। आगे आते आते अब थोड़ा करंट स्टेट पे अब हम बात करेंगे। मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है पिछले 3-4-5 सालों में जो देखने को मिला, जो न्यू वेव आई दलित लीडर्स की, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट नेम जो इंडिया में सुनने को मिलता है वो चंद्रशेखर आज़ाद का है, भीम आर्मी का। उनसे आप मिले भी, अभी आपने कहा? जी, हमने उनका इंटरव्यू भी किया है, वैसे भी मिले हैं। तो कैसा लगा उनसे मिलके? कि क्या यंग एज ही उनकी? ही मस्ट बी अराउंड 30, 27, 28, या बिलो 30, या मे बी जस्ट अराउंड 30, ये। बट उनसे मिलना कैसा था? उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, इनकी क्या आइडियोलॉजी है, वो क्या चाहते हैं इस पूरे मूवमेंट से? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद एक तो उनकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, बट एक फैक्टर है कि चंद्रशेखर आज़ाद का इमर्जेंस केवल एक लीडर का इमर्जेंस नहीं है, ये दलित पॉलिटिक्स में एक मूवमेंट, नए फेज की शुरुआत है, एक नया फेज शुरू हो रहा है। अब वो फेज क्या है आप देखें। जैसा कि हमने कहा कि 1980 तक इंडिया में दलितों के सबसे लोकप्रिय और पावरफुल जो फेस थे वो डॉक्टर अंबेडकर नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर, जिनका जो आज के डेट में हर जगह हम राइट से लेके लेफ्ट में एक्सेप्टेबिलिटी देखते हैं, ये 1980s के बाद शुरू हुआ है। ये उस समय तक जगजीवन राम थे। अब जगजीवन राम की पॉलिटिक्स ये थी कि भाई सबको साथ लेके चलो, जो गांधीयन पॉलिटिक्स।
ठीक है, जो दलित समाज का उत्थान है उसको किसी से लड़ के नहीं बल्कि सबको लेके करो। अब हुआ क्या कि काशीराम आते हैं और वो अम्बेडकराइट डिस्कोर्स लाते हैं कि फॉल्ट लाइन है दलित और नॉन दलित में वो ब्राह्मणिकल सिस्टम को ब्लेम करते हैं, और कोई भी दलित लीडर जो उस समय के कांग्रेस या बाकी पार्टी मेन स्ट्रीम पार्टी के साथ है उसको वो चमचा कहते हैं ब्राह्मणिकल सिस्टम का। उन्होंने किताब भी लिखी, द एज ऑफ चमचास, द स्टूजेस ऑफ ब्राह्मणिकल सिस्टम। उसमें रामविलास पासवान आते हैं, उसमें जगजीवन राम आते हैं, सब आते हैं। और उसके बाद एक अम्बेडकराइट दलित पॉलिटिक्स का दबदबा बनना शुरू होता है, और यूपी एकमात्र ऐसा राज्य जहां चुनावी दृष्टि से भी ये सफल होता है। 90 के ही दशक में मायावती मुख्यमंत्री तो बन ही जाते हैं। तो एक दलित पॉलिटिक्स जो इमर्ज होता है वो ये होता है कि आइडियोलॉजी अम्बेडकराइट रहेगी, बाकी आप चुनावी तरीके से बदल सकते हैं, आप उसमें समझौते करें, अपॉर्चुनिज्म करें, जो भी करें, बट आइडियोलॉजी का कोर वही रहेगा। और एक स्टेट में एक पार्टी है और उसका एक लीडर है, उसके पीछे दलित समाज यूनाइट हो। जी। पहला खंडन आता है क्या? पहला फ्रेगमेंट जातीय आधार पे जो गैर जाटव गैर चमार दलित है वो आपसे टूट जाता है। वो या तो समाजवादी के पास गया 2012 में, वह बीजेपी के पास आ गया। दूसरा खंडन अब आता है जिसको चंद्रशेखर आजाद दिखा रहे हैं कि होता यह है कि नॉन जाटव और नॉन चमार दलित वो तो टूट रहा है, लेकिन जाटव चमार दलित जो लगभग 11-12% है वो अभी भी बीएसपी के साथ है। तो कम से कम ये है कि जो कोर है दलित मूवमेंट का यूपी में वो एक साथ है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद एक वो चुनौती है जो उसी जाति से आ रहा है। अच्छा, बहन जी जाटव है, वो चमार जाति से आते हैं, लेकिन ये सब कास्ट है, यूनाइटेड है। अब बहन जी के लिए मोमेंट ऑफ क्राइसिस है कि अभी तक उनको चुनौती जिससे मिल रही थी वो उनके कोर कास्ट कम्युनिटी से नहीं आ रहा था, लेकिन पहली बार चंद्रशेखर। दूसरा क्या है? एक जनरेशनल चेंज। देखिए जैसे हम मिडिल क्लास की बात करते हैं जी, ठीक है, और जो हम मिलेनियल एंड लेट मिलेनियल की बात करते हैं, द न्यू मिलेनियल और द लेट मिलेनियल, हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये चीज केवल मेट्रोपॉलिटन स्पेसेस में ही नहीं हो रही है, दलितों में भी हो रहा है। बिल्कुल, दलित मिलेनियल भी हैं, ट्राइबल मिलेनियल भी हैं, सबकी न्यू थिंकिंग है, न्यू। तो एक जनरेशनल जो पॉलिटिक्स है वो हर तबके में आ रहा है। और ये भी जान ले कि दलित पॉलिटिक्स वैसे ही चेंज हो रहा है जैसे बाकी समाज की पॉलिटिक्स हो रही है। ऑफ कोर्स, हाँ। तो एक नए जनरेशन की पॉलिटिक्स में चंद्रशेखर आजाद, गुजरात में जिग्नेश मेवानी, ठीक है, इस तरह के लीडर्स जो है इमर्ज हो रहे हैं। अब इन लीडर्स की क्या दिक्कत है? इनका मानना है कि जो मान्यवर या अंबेडकर का रास्ता था, जो असर्ट करने का, एंगर का, दलित पॉलिटिक्स को लड़ के अपनी हक को हासिल में लेने का, बहन जी ने उसको बेच दिया। सर्वजन वाज अ बिट्रेयल ऑफ द अंबेडकराइट एंड काशीराम मोड ऑफ पॉलिटिक्स। अब उसको रिवाइव करना है, यह बिट्रेयल है, और उस बिट्रेयल के साथ यह जनरेशन ज्यादा अवेयर है, इंफॉर्मेशन एज में ज्यादा एस्पिरेशनल है, तो इसके अंदर में एंगर भी ज्यादा है। तो चंद्रशेखर आजाद का जो इमर्जेंस है वो एक न्यू फेज है दलित पॉलिटिक्स का, जो जेनरेशनल शिफ्ट दिखा रहा है, जिसमें एक एंगर है कि जो अंबेडकर और काशीराम मोड ऑफ पॉलिटिक्स था उसको मायावती ने बिट्रे कर दिया, सबको साथ में लेकर। बट तीसरा जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हमने कहा कि दलित पॉलिटिक्स यूनिटी की बात तो करता है, लेकिन उसमें फ्रेगमेंट कास्ट लाइन पे पहले ही आ चुके हैं। नॉन जाटव नॉन चमार दलित आपसे अलग हो चुका है बड़ी हिस्से में। अब क्या है कि चंद्रशेखर आजाद का टाइम ये भी है, ये पोस्ट बीएसपी, पोस्ट बीएसपी मतलब बीएसपी पार्टी तो है लेकिन आप अपने पहले स्वरूप वाली पार्टी नहीं। उस फेज ऑफ दलित पॉलिटिक्स की बात करता है, जिसमें कि अब पूरे स्टेट में एक पार्टी और एक लीडर होगा ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एस्पिरेशन आ गया है। अब चंद्रशेखर आजाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहारनपुर से आते हैं और सोशल मीडिया में उनका बड़ा लोकप्रियता है, उनकी धूम है। लेकिन आप चले जाएं पूर्वी उत्तर प्रदेश, नहीं है, लोग उनको जानते हैं, लेकिन वहां पे एक नया क्लेमेंट है, श्रवण कुमार निराला। अच्छा। और श्रवण कुमार निराला बीएसपी के पावरफुल लीडर थे, यंग लीडर, जो जोनल कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे कई प्रदेशों के, अलग हो गए, वो बीएसपी छोड़ गए हैं और उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। उसी तरीके से आप बुंदेलखंड में जाएं तो दद्दू प्रसाद जो हैं वो वहाँ के लीडर हैं, जो बीएसपी में थे अब अलग हैं। तो आप देखेंगे क्या कि अब जो है
केवल जाति के आधार पे दलित पॉलिटिक्स या दलित विमर्श का खंडन नहीं हो रहा है, ये अब जनरेशन के आधार पे भी हो रहा है, और ये अब छोटे छोटे आंचलिक सब रीजन लोकेलिटी के, अब उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति और पूर्वांचल की दलित राजनीति और बुंदेलखंड की दलित राजनीति अब अलग है। किस मामले में अलग है? ये नहीं कि वहां की सामाजिक सच्चाई अलग, इस मामले में अलग है कि हर जगह एक नेता इमर्ज हो, और ये सब मैं अंबेडकराइट आइडियोलॉजी के अंदर का खंडन बता रहा हूं। और ये सब कहने के लिए बाबा साहब और मान्यवर काशीराम इनके रास्ते पे चलने की बात कर रहे हैं, यूनिटी की बात करते हैं, लेकिन एक दूसरे को प्रतिद्वंदी भी मानते हैं, कंपेरेटर्स। हाँ, अब श्रवण कुमार निराला जो पूर्वांचल के हैं, वो यहाँ तक कह गया ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने कहा कि आप इसे छापे या कहें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कि पूर्वांचल का दलित इमोशनल होता है, भावुक होता है, और बीएसपी में हमने भावना और समर्पण से काम करिए, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दलित लालची होता है और फायदे की बात सोचता है। अब ये सच्चाई नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे अब एक ही राज्य में एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र के साथ प्रतिद्वंदिता चल रही है। तो पॉलिटिक्स ऑफ कंपटीशन एंड राइवलरी चल रही है। बात सब अब यूनिटी की करेंगे, बात सब अंबेडकर की करेंगे, बात सब काशीराम की करेंगे, लेकिन अब प्रतिद्वंदिता भी चल रही है। तो इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद एक नई पीढ़ी जिसमें एंगर है, दूसरा दलित पॉलिटिक्स में खंडन जो हो रहा है उस सच्चाई को, और तीसरा ये भी दिखा रहा है आने वाले समय में दलित जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत और ज़्यादा वैचारिक खंडन भी होगा, जिस पे हम आएंगे कि कैसे ये तो अंबेडकराइट फ्रेम के अंदर में इंटरनल लड़ाई हो गई, जनरेशनल बेसिस पे या रीजनल बेसिस पे। आप आइडियोलॉजिकल बेसिस पे देखें तो दलित का एक वर्ग तो हिंदुत्व की तरफ भी जा रहा है, बड़ी संख्या पे, उस पर हम आएंगे। और फिर आप देखेंगे अब केवल बात ये नहीं है कि दलित पॉलिटिक्स कैसा हो, अब बात इस पे भी आ गई है कि असली और ऑथेंटिक दलित कौन है और नकली दलित कौन है। तो कोविंद जो राष्ट्रपति थे वो असली दलित नहीं है अंबेडकराइट फ्रेम में, क्योंकि वो बीजेपी के साथ थे। उसी तरीके से जो चंद्रशेखर आजाद का मॉडल है श्रवण कुमार निराला के लिए वो ऑथेंटिक मॉडल नहीं है कि उससे उसे दलित फंस जाता है। चंद्रशेखर आजाद के लिए हर वो एक्सपेरिमेंट बीएसपी या बीएसपी से मिलता जुलता जो पुराने ढर्रे पे चल रहा है वो ओरिजिनल ऑथेंटिक दलित डिस्कोर्स नहीं है, क्योंकि उसमें एंगर नहीं है जो चाहिए। तो अब ये भी बात आ गई है कि ऑथेंटिक ओरिजिनल असली दलित कौन है और कौन स्प्यूरियस या नकली दलित है। इस बात की भी लड़ाई आने वाले समय में आप दलित विमर्श के अंदर में काफी तीक्ष्ण तरीके से देखेंगे, जो हिंदुत्व के अंदर भी आपको दिखेगा। अभी जैसे आपने और भी लीडर्स का नाम लिया, मैंने एक दो का नाम इनमें से सुना भी नहीं था जो इमर्ज कर रहे हैं वहाँ पे आज लोग, श्रवण कुमार, दद्दू प्रसाद हैं। तो इस पे मेरे को आपसे एक चीज़ पूछनी थी। जैसे आपने नए नए अभी लीडर्स का नाम लिया, जैसे मायावती भी एक टाइम अब जब इमर्ज होके आई थी तो वो भी अपने फुल प्रोमिनेंस पे थी और अलग उनकी पावर थी, बट वो डिक्लाइन होती गई क्योंकि पर्सनल एम्बिशंस आ जाते हैं बीच में, करप्शन आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, तो आप अपनी मूवमेंट और आइडियोलॉजी से हट जाते हो। कहते हैं पॉलिटिक्स करप्ट पीपल एज वेल, पॉलिटिक्स करप्ट आइडियोलॉजीज एज वेल। चंद्रशेखर आज़ाद जैसा लीडर है जो आपने अभी और भी नाम लिए, इनकी सस्टेनेबिलिटी क्या है? मतलब ये कितना सस्टेन कर पाएंगे, और क्या इनकी मूवमेंट्स में एक्चुअली पुरानी मूवमेंट्स जैसी रेलेवेंस है? बिकॉज आजकल एक चंद्रशेखर आज़ाद जैसा या जिग्नेश मेवानी जैसा लीडर खड़ा होता है तो कांग्रेस का राहुल गांधी उनके पास आके उनको सोशल मीडिया पर सपोर्ट करने लग जाता है, और फिर देखिए आप हार्दिक पटेल का क्या हाल हुआ। मतलब तो क्या एक्चुअली में ये लोग विल सर्वाइव द टाइम्स एंड एक्चुअली मेक इट अक्रॉस एज बिग लीडर्स? See, there are two levels of evaluating the importance, impact and sustainability of these leaders. First, you understand the context of their emergence. They all are an outcome of one specific event or a crisis. ऊना होता है, जिग्नेश मेवानी का राइज होता है, सहारनपुर होता है और चंद्रशेखर आजाद रावण का राइज होता है। भीम आर्मी तो पहले से बना रखी थी इन्होंने।
लेकिन उसका ज़्यादा चर्चा नहीं था। अच्छा सॉरी, एक सहारनपुर चीज में आप और localized बताइएगा कि इसका भीम आर्मी क्यों नाम रखा गया? भीमराव अंबेडकर के अच्छा, नाम पे भीमराव है। अंबेडकर, हाँ, अच्छा इसलिए भीम भीम आर्मी, जय भीम, ये ठीक है, तमाम ठीक है, इस तरह ठीक की है, जो ठीक बात है, है ठीक वो है। उनके सम्मान उसी- में। ओके, ओके। ये महाभारत वाले भीम की, हाँ। पांडव जो भीम थे हाँ, उनकी वो बात है। भीमराव अंबेडकर के जी। नाम पे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये रिलीवेंट हैं, क्या इनका इम्पैक्ट है और क्या ये सस्टेन करेंगे। हाँ। चुनावी दृष्टि से उत्तर ये मिलता है नहीं। जिग्नेश मेवानी अपना सीट इसलिए जीत जाते हैं क्योंकि वो जिस विधानसभा से खड़े होते हैं, ठीक है, शायद वडगाम नाम है, हम वहाँ पे गए हैं, नाम थोड़ा इधर उधर हो सकता है। ऐसा ही नाम है, बडगाम, बडगाम। बडगाम ऐसा ही नाम है। वड मतलब बड़ का बट वृक्ष होता है। गुजरात में इस तरह के बहुत नाम है। वहाँ पे जो दलित और मुस्लिम पॉपुलेशन है वो ठीक ठाक है, तो ये एक सेफ सीट है, आप मान के चले। ओके। लेकिन क्या वो कांग्रेस को दलित वोट दिलवा पाते हैं? सवाल है कि थोड़ा बहुत शायद दिलवा देते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा उनका असर नहीं है, भले ही वो जीत जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण तो मूवमेंट हो, प्रोटेस्ट हो, वो 50,000 1 लाख की भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, बिल्कुल। लेकिन चुनाव में क्या वो 10,000 वोट भी ट्रांसफर करवा पाते हैं दलितों का? बीएसपी से छीनना तो दूर, समाजवादी पार्टी को दिलवाना तो दूर की बात है, वो बीएसपी से वो दलित वोट तोड़ भी नहीं पाते हैं। तो चुनावी दृष्टि से फेल है। श्रवण कुमार निराला जो सबसे पावरफुल जोनल कोऑर्डिनेटर माने जाते थे, यंग है, वो खुद अपना चुनाव हार गए। इस बार उन्होंने चुनाव लड़ा था, ठीक है। उसी तरीके से दद्दू प्रसाद भी हैं, चुनावी दृष्टि से वो भी फेल है। लेकिन चुनावी दृष्टि से अगर कोई फेल है, इसका क्या मतलब कि वो राजनीतिक दृष्टि से भी वो फेल है, बिना किसी पावर के है, तो ये गलत आकलन हो। क्योंकि आज की जो दलित राजनीति है उसमें पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल एंड इलेक्शंस एंड इलेक्टोरल, ये दो जो रेल्म है, इनको आपको अलग अलग देखना होगा। चंद्रशेखर आजाद, जिग्नेश मेवानी, श्रवण कुमार निराला, दद्दू भैया या प्रकाश अंबेडकर महाराष्ट्र में जो और बाकी और भी लीडर जो भीमा कोरेगांव में थे, ये सब चुनावी दृष्टि से सफल नहीं है, यह बहुत कम सफल है। लेकिन आप पॉलिटिकल और मूवमेंट की दृष्टि से देखें तो क्या भीमा कोरेगांव का इम्पैक्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। ऊना का नहीं है, सहारनपुर का नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है, लखीमपुर हुआ, हाथरस में सब हुआ। तो इनका इम्पैक्ट चुनावी दृष्टि से भले नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट मूवमेंट एंड बाकी जो नॉन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, जो परसेप्शन बनाती है, उस हिसाब से इनका इम्पैक्ट काफी ज्यादा है। अब ये तमाम वो लीडर हैं जिनकी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट या मूवमेंट इनको तो इलेक्शंस में डायरेक्ट हेल्प नहीं करती है, लेकिन इनके पॉलिटिक्स और मूवमेंट से एक छवि बनती आ रही है, जिससे ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं, नॉन ऑपोजिशन पार्टीज, उनको एक फायदा मिलता है कि वो बीजेपी को फिर से दलित विरोधी पार्टी, जो एक जो एक पूरा का पूरा जद्दोजहद है, जो पूरी प्रयास है जी, कि बीजेपी की छवि एक दलित विरोधी पार्टी की बने। वो आपका हाथरस में आपने देखा, हालांकि चुनावी दृष्टि से बीजेपी 1,10,000 वोट से जीती है वो सीट। लखीमपुर में हुआ, सहारनपुर में हुआ, ऊना में हुआ, ऊना भी बीजेपी जीती है। वहाँ के जो कोली कम्युनिटी हैं, जो मछुआरे जैसे होते हैं, वो बीजेपी की तरफ, पहले कांग्रेस में था, बीजेपी की तरफ आ रहे हैं गुजरात में। तो छवि की दृष्टि से जो पॉलिटिक्स ऑफ परसेप्शन है, वॉर ऑफ परसेप्शन है, कि मोदी जी के आने के बाद बीजेपी की छवि ब्राह्मण बनिया पार्टी से आगे निकल चुकी है, फिर से उसको दलित विरोधी पार्टी बनाने की जो एक है, ये डायरेक्ट तो चुनावी तरीके से नहीं है, लेकिन इनकी पॉलिटिक्स का लाभ सिविल सोसाइटी में मिलता है, मीडिया में एक जो जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, एकेडमिया में है, वहाँ मिलता है, जो सिविल सोसाइटी है, और जो बाकी अपोजिशन पार्टीज हैं उनको मिलता है। और तीसरा आप देखेंगे कि दलित जो यंग जनरेशन है, जो दलित मिलेनियल और लेट मिलेनियल है, जो अभी 20 से 30 साल के या 35 साल के एज ग्रुप में है, या 20 to 40 आप कर लें जी, वो दलित जो है बड़ा ही प्रैग्मेटिक है। जब उसे प्रोटेस्ट या मूवमेंट करना होता है तो उसका नेता हो जाता है चंद्रशेखर आजाद, श्रवण कुमार निराला, जिग्नेश मेवानी, और जब उसे वोट देना होता है तो वो प्रैक्टिकल हो जाता है कि भाई कहाँ से ज्यादा आपको अप्रोच मिल रहा है, हेल्प मिल रहा है, राशन कहाँ पे है, वेलफेयर कहाँ पे है, और इस तरीके से क्या होता है कि वो फिर सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ आता है, बटन उधर ही दबता है फिर। बिल्कुल। तो ये आप देखेंगे आइडियल और प्रैग्मेटिक, पॉलिटिकल और इलेक्टोरल, प्रोटेस्ट
एंड पॉलिटिक्स, इसके बीच में भी एक फ्रैक्चर हो रहा है। तो जो आपका सवाल था कि ये सस्टेनेबल है या नहीं, सस्टेनेबल इसलिए है, चुनावी दृष्टि से इन्हें अपने समाज का ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, लेकिन राजनीतिक, प्रोटेस्ट, मूवमेंट और बाकी जो मुद्दे हैं, जैसे कोई दलितों को कोई एक मूवमेंट लॉन्च करना है कि साहब हमारी गोरखपुर में ये स्कॉलरशिप है, ये पहले मिलती थी अभी बंद है, तो वो दलित स्टूडेंट श्रवण कुमार निराला के थ्रू जाएंगे क्योंकि बहन जी अब मूवमेंट नहीं कर रहे। वो तो आप कह रहे हो अनएक्सेसिबल है। तो सबकी जो ये पूरी की पूरी जो जमीन तैयार हुई है, जो पॉसिबिलिटी, ये स्पेस ओपन अप हुआ, इसलिए हुआ कि बहन जी ने उस स्पेस को खाली कर दिया, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया जिसको ये फील कर रहे हैं। किसी को भी होगी कि ये एक कांड हो गया, यहाँ पे तुरंत प्रोटेस्ट होना चाहिए। प्रोटेस्ट किस लिए होना चाहिए? हो सकता है वो दलित बीजेपी का वोटर हो, लेकिन उसे लग रहा है कि थोड़ा और लेवरेज मिले, इस बात को और ज्यादा सरकार सीरियसली ले, तो वहां पे इस तरह के नेता की पूछ हो जाएगी। ठीक है, अपोजिशन पार्टीज को लगेगा कि थोड़ा सा कुछ हमारी पैठ नहीं है, कांग्रेस का यूपी को फिर से रिवाइव करने का, अपने आप को यूपी में रिवाइव करने का जो प्रयास है, उसमें उनकी अपील नहीं है, तो वो इस तरह के नेताओं के साथ, चंद्रशेखर आजाद के साथ प्रियंका गांधी मिली, बातचीत हुई, सब कुछ हुआ, नई बात बन पाई अलग बात है, लेकिन प्रयास, तो इनकी एक रिलीवेंस, सस्टेनेबिलिटी है। लेकिन इलेक्शंस के मामले में कम से कम अभी तक और आने वाले कुछ एक चुनाव तक, कुछ एक मतलब 5 साल तक, हमें नहीं लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा आइस को ब्रेक कर पाएंगे, लेकिन इनकी रिलीवेंस है, इलेक्टोरली नहीं है, पॉलिटिकली है, जिसमें प्रोटेस्ट, पॉलिटिकली, कल्चरली, सोशली इश्यू, इन सारे चीजों पे है। और जो दलित समाज का नया जनरेशन है उनमें है, वो इनको बड़ा ही सिलेक्टिवली अप्रोच करते हैं। कमिंग टू माई लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पॉडकास्ट, जो मेरे को लगा, जो आपने एक कॉइन करा टर्म को, सबल्टन हिंदुत्व जी, तो क्या इसके अंडर जो आपने कहा कि सिर्फ एक पेट्रियार्कल या ब्राह्मणिकल या बनिया आइडियोलॉजी से आगे बढ़ी हिंदुत्व और बीजेपी, क्या आपको लगता है कि this can put not an end but can break a lot of systems of this whole class system that we have, not just in a particular state but in India? It has already started. Let me tell you, let me come to the question. The concept of subaltern Hindutva was just a terminology which I coined way back in 2013 during my PhD synopsis. PhD के पहले जो आप एक topic देते हैं, तो it was a part of that. Why? Because I have started doing field work across India since 2010, systematic field work. और 2010 के बाद से, तब तो यूपीए की सरकार थी, उस समय बहुत कुछ काउ विजिलेंटिज्म की बात आप आज कर रहे हैं, वो तो 2008, 9, 10 से आने लगी थी जी। कभी आपने ये देखा कि उसमें जो लोग शरीक हो रहे हैं वो किस समाज से आते हैं? हिंदू समाज के ज्यादातर केसेस में, चाहे आप अलवर का देख लें, चाहे कहीं का भी, बैकवर्ड क्लासेस वही है। अब उसे कोई बीजेपी वाला उसको प्रॉप अप कर रहा है? सवाल है कि नहीं। कहीं कहीं हो सकता है वो अगर न्यूज में आ गया तो बीजेपी उसके सपोर्ट में चली जाए, लेकिन एक ऑटोमेटिक समाज में एक हलचल हो रही थी। क्या हलचल हो रही थी? जब आप जाके देखें, हलचल ये हो रही थी कि समाज के बहुत सारे तबकों का ये मानना था कि जो 2 सोशल जस्टिस सेंट्रिक पार्टी हैं यूपी में या जो बिहार में है आरजेडी, परसेप्शन आ गया कि साहब या तो ये अपनी एक खास जाति की हित को देखते हैं या मुसलमानों की तुष्टीकरण करते हैं। अब करते हैं नहीं करते हैं इकोनॉमिकली वो अलग बात है, कम से कम रेटोरिक में करते हैं, ठीक है। अब इसका परसेप्शन ये हुआ कि मान लीजिए कहीं पे अब हिंदू का जो मजबूत वर्ग है, अपर कास्ट हो या डोमिनेंट ओबीसी हो, वो तो खुद को सस्टेन कर लेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार हो या बहुजन समाजवादी की पार्टी की सरकार हो यूपी में, या बिहार में आरजेडी की सरकार हो, राष्ट्रीय जनता दल की, अगर मान लीजिए किसी कमजोर पिछड़ी जाति का किसी मुस्लिम से झगड़ा हो गया, तो होता यह था कि भाई उस सरकार में कोई बड़े आजम खान, सैयद साहबुद्दीन, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, इस तरह के बड़े नेता पहुंच गए जी। छोटे मोटे छोटी छोटी बात है, हमारे घर का नाला उसके घर से निकल गया, उसकी लड़की उसके साथ भाग गई, हम बता रहे हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में होती है। दो बाइक में हल्की कुछ टक्कर हो गई, अब उसमें छोटा मोटा केस हुआ, तो क्या होता था कि लोग चूंकि जागरूक हैं, वो अपने नेता को, तो उसमें जो कमजोर पिछड़ा वर्ग है या दलित वर्ग है, उसे ये लगने लगा कि साहब जब मुसलमानों के साथ हमारा रोजमर्रे की जिंदगी में कुछ मसला होता है, कोई फसाद होता है, तो उसमें सुनवाई जब सामाजिक न्याय वाली पार्टी जो लोहिया, अंबेडकर, इनके विचारधारा पे बनी है,
इसमें मुसलमानों की सुनवाई है। वहाँ तो फिर वो किसकी तरफ आकर्षित होने लगा? आरएसएस तो पहले से कर ही रही थी। उसी तरीके से हिंदू वाहिनी थी यूपी में जो योगी आदित्यनाथ की थी, उसी तरीके से बाकी तमाम है, बहुत सारे संगठन बनने लगे और इसके थ्रू एक मोबिलाइजेशन सबल्टर्न कम्युनिटी में होने लगा। और ये मान के चलिए बीजेपी ये मोबिलाइजेशन नहीं कर रही है, ये ऑटोमेटिकली हुई उसकी कंडीशंस के। हाँ, बीजेपी को उसका लाभ जरूर हो रहा है और बीजेपी के नेता या हिंदुत्व के नेता के पास जब वो जाने लगे कि साहब उधर से आजम खान आएंगे, उधर से शहाबुद्दीन आएंगे, तो ये कहीं ना कहीं तो यहाँ पे लोग योगी के पास जाएंगे, यहाँ लोग साक्षी महाराज के पास जाएंगे। आप तो उस समय अपोजिशन में हैं, लेकिन आप जा रहे हैं, उसकी बात उठा रहे हैं, तो उसका आपसे आत्मसात हो रहा है। तो ये हिंदुत्व जो है वो वेहिकल बन गया सबल्टर्न के एम्पावरमेंट का। हिंदुत्व इज नॉट जस्ट एन आइडियोलॉजी लुकिंग फ्रॉम द ग्राउंड, दिस बिकेम अ डिस्कोर्स ऑफ एम्पावरमेंट। दूसरी बात आप देखिए, चुनावी दृष्टि से जैसे हमने यूपी का ही तस्वीर दिया, चूंकि किताब यूपी पे है तो हम वहां की बात करते हैं, लेकिन इन तमाम और प्रदेशों के लिए सही है। बहन जी कहती हैं कि हम 100 सीट मुसलमान को दे रहे हैं, 403 में 100 अगर दे दिया तो आपका 100 सीट तो गया। समाजवादी पार्टी भी कंपीट कर रही है कि 70-80 हम दे ही दे और बाकी अपना पास्ट बताएं, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के समय का, तो आपका वो गया। बीजेपी क्या करती है, उन सीटों पे भी पिछड़ों को टिकट देती है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ज्यादा किसको मिला? हिंदुओं को, और हिंदुओं में पिछड़ों को ज्यादा वो मिला बीजेपी, पिछड़ों को मिला बीजेपी में। क्योंकि जो 100 सीट है उसमें तो बीजेपी ओबीसी को या दलितों को, ज्यादातर ओबीसी और कुछ दलितों को भी, अच्छा बिना अपर कास्ट के संख्या को घटाए, हाँ आपने ज्यादा ओबीसी को रिप्रेजेंट। तीसरा, ये तो चुनाव देने के तो जीत के भी वो आ रहे हैं। उसके बाद आप देखिए संगठन की दृष्टि से जिला अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, स्टेट लेवल पे सबसे ज्यादा जो रिप्रेजेंटेशन ओबीसी और दलित को रिप्रेजेंटेशन है, इवन एसपी और बीएसपी से भी ज्यादा वो बीजेपी में है। चौथी बात आप देखिए, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जी, पिछड़े वर्ग से आते हैं, सबसे पावरफुल डमी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, सबसे पावरफुल आदमी अब तक सबसे पावरफुल है। दूसरा, पिछले 2 बार से 2016 से आप देख लें, ये जो भारत का राष्ट्रपति है, पहले रामनाथ कोविंद, वो पहले दलित थे रामनाथ कोविंद, और अभी आदिवासी है। उसी तरीके से उपराष्ट्रपति जो है वो आज के डेट में ये धनकर जी हैं, वो राजस्थान के जाट हैं, बिल्कुल पिछड़ी जाति में आते हैं। जी। इससे पहले वेंकैया नायडू थे, ठीक है, वो भी ब्राह्मणिकल कम्युनिटी से नहीं। तो जो भारतीय लोकतंत्र में जो इंडियन रिपब्लिक का जो 3 सबसे पावरफुल पोस्ट, दैट इज नॉन ब्राह्मण, प्राइम मिनिस्टर, ना तो ये ब्राह्मणिकल कॉन्स्पिरेसी से बन रहा है, ना अपर कास्ट किसी और, ओबीसी प्राइम मिनिस्टर डिसीजन ले रहा है, और ये तीनों के तीनों सबअल्टर्न है। तो हिंदुत्व का जो सही स्वरूप है आज के डेट में वो ब्राह्मणिकल नहीं है, रहा होगा सावरकर के समय में। हालांकि सावरकर ने भी मंदिर में दलित एंट्री की बात की, जाति को तोड़ने की बात की, लेकिन उस समय जो बड़े चेहरे थे, चाहे सावरकर हो, चाहे एनसी चटर्जी हो, आदि आदि, ये सब समाज के ब्राह्मणिकल कम्युनिटी से आते थे। लेकिन आज तो आपका मुखिया भी वही है। दूसरी बात, जो 2 चीजें इंडिया में, 2 भ्रांति एकेडमिक्स और मीडिया में है कि साहब जब मंडल का डिस्कोर्स पॉपुलर हुआ पिछड़ों और दलितों का, तो ब्राह्मणों ने या ब्राह्मणवादी ताकतों ने कमंडल या मंदिर के थ्रू, एम के अगेंस्ट में दूसरा एम, उसको उन्होंने मंदिर ला दिया। पहली बात तो मंदिर का पॉलिटिक्स मंडल के पहले आ चुका था, मिड 80s से, ठीक है। दूसरी बात ये कि इसके नायक कौन थे? कल्याण सिंह जो थे मुख्यमंत्री थे, वो किसी के वो क्या कहेंगे, डमी नहीं थे, ठीक है। उन्होंने मरने से पहले भी कहा नो रिग्रेट नो रिपेंटेंस, बिल्कुल सबसे फेमस। बजरंग दल के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट उस समय विनय कटियार थे, जो ओबीसी थे, कुर्मी जाति से आते हैं। उसमें फायर ब्रांड जो विमेन लीडर थी उमा भारती, वो भी उसी से आती हैं। और उसी तरीके से जो राम मंदिर का शिलान्यास होता है वो भी एक दलित के द्वारा होता है। और जो पार्टिसिपेशन होता है कार सेवा में, जो आज के डेट में आप देखेंगे कांवर, जिसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, जो एक धार्मिक वो रिलीजियस पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, वो भी है। तो उस तरीके से अगर आप सोशल बेस ऑफ हिंदुत्व को आज देखें, चाहे पॉलिटिकल रेल में, चाहे सोशल रेल में, चाहे कल्चरल रेल में, रिलीजियोसिटी के रेल में, वो शंकराचार्य और वेद के आधार पे नहीं आ रहा है, वो भारत के जनमानस जो फोक रिलीजियोसिटी उससे आ रहा है। और उसके जो पार्टिसिपेंट हैं ओवरवेमिंगली
वो पिछड़े और दलित समाज से आ रहे हैं, और जो नायक भी हैं, लीडर भी हैं, वो भी उसी समाज से आ रहे हैं। इसलिए हिंदुत्व का जो स्वरूप है वो आज के डेट में सबल्टन है, और जो हिंदुत्व है वो सबल्टन को, चाहे रिप्रेजेंटेशन का मामला हो, चाहे आप हिंदुत्व के संगठन में हिस्सेदारी हो, चाहे उनको टिकट ज़्यादा देने की बात हो, चाहे बीजेपी के संगठन में हिस्सेदारी देने की बात हो, चाहे सबसे पावरफुल तीनों पोस्ट जो हमने कहा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, चाहे आज के डेट में सबसे पावरफुल 2 मिनिस्टर कौन है, या तो धर्मेंद्र प्रधान है या भूपेंद्र यादव है, जो संकट मोचन की तरह हर जगह एम्प्लॉय किए जाते हैं मोदी और अमित शाह के बाद। दोनों ओबीसी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये कहना कि हिंदुत्व ब्राह्मणिकल है एक बहुत ही बड़ा इंटेलेक्चुअल बेईमानी है। हाँ जी, सबको पता है ये बोगस है, नहीं इंटेलेक्चुअल बोगस है, लेकिन फिर भी आप इसको इसलिए कहते रहते हैं और सच्चाई को नहीं उनको बताते, नैरेटिव चाहिए। इससे आप बीजेपी को काउंटर कर सकते हैं। सवाल यह है कि बीजेपी को काउंटर करने का और बहुत तरीके होते हैं। जी, लेकिन जो हिंदुत्व का स्वरूप है वो सबल्टन सेंट्रिक स्वरूप है। इसलिए हमने जो अपनी पीएचडी में इस सच्चाई को जमीन पे देखा था बीजेपी के आने से पहले जी, उसको हमने कहा था कि इट इज़ अ प्रोसेस विच कैप्चर्स द रियलिटी ऑफ सबल्टनाइजेशन ऑफ हिंदुत्व, कि हिंदुत्व का सबल्टनाइजेशन हो रहा है, और फाइनली उसको हमने जो टर्म दिया वो था सबल्टन हिंदुत्व, जो आज के डेट में बहुत लोकप्रिय हो गया है, लोग इसको काफ़ी यूज कर रहे हैं। जी, तो यही है कि जो दलितों का भी एक वर्ग इधर आ रहा है बीजेपी में, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हिंदुत्व का जो इंक्लूसिविटी, जो नेचर है वो सबल्टन हो चुका है। चलिए सज्जन भैया, बड़ी अच्छी आपके साथ कॉन्वर्जेशन हुई, काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली, एंड आई थिंक लोग भी ये बुक पढ़ें। आज हमने ब्रीफ में थोड़ी बहुत चीज़ें जो बुक के अंदर आपने डिपिक्ट और लिखी उसके बारे में बात करी, एंड आई होप एवरीवन रीड्स इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप आते हो, हमेशा नॉलेज बैंक आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपको भी थैंक यू। हाँ जी बिल्कुल, और थैंक यू, एंड सब बस ये बुक पढ़े, एट आप सज्जन भैया को फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। थैंक यू।